Okay, Malik. Good morning. Hopefully everybody is doing good. So we have for chapter 2 we have already completed जो अपने पास देखोगे आप यहाँ पर मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट अपन खत्म कर चुके हैं। उसके बाद अपन पावर खत्म कर चुके हैं लास्ट सेक्टर में, जहां पर 179 में पावर्स क्या दिए गए हैं, 180 में रेस्ट्रिक्शंस क्या है। ओके, राइट नाउ दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी फॉर सेक्शन 185 लोन्स टू डायरेक्टर एक्सेट्रा, लोन्स टू डायरेक्टर एक्सेट्रा। मैं इसको रिवाइज अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सारा का सारा रिवीजन अपन बाद में करेंगे। एक बार ये मैं सारे सेक्शन कवर कर लूं, उसके बाद एक साथ में रिवाइज कर लेंगे। लेकिन मेरा एक डिस्कशन आएगा यहां पर मालिक, एक मेरे को खाली एक आंसर याद दिलाइए। 179 सबसेक्शन 3 में पावर्स ऑफ डायरेक्टर में अगर आपको याद होगा, सर्टेन पावर्स कैन बी डिस्कस ओनली विद ए बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के अलावा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन या कोई अदर मैकेनिज्म से वो अप्रूव नहीं हो सकता। तो वो कौन से 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंट चाहिए मेरे को, 3-3 के सेट में मैंने बनाए थे। पहले 3 कौन से ओके, सबसे पहले क्या करना, कॉल मनी मंगाना, दूसरा क्या करना, कॉल बाय बैक करना, तीसरा क्या करना, इशू करना। उसके बाद 3 पैसों की बात थी। ओके, क्या करना, इन्वेस्ट करना, बोरो करना और लोन देना, लैंड करना, 3 चीजें थी। उसके बाद एक अलग से पॉइंट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नेक्स्ट 3 था बिजनेस केस में डाइवर्सिफाई करना, अमालगमेशन करना या ओके एक्वायर करना या टेक ओवर करना। ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा। ओके, उसके अलावा रूल्स है, मेरे को डिस्कशन नहीं, मेरे को ये 9 पॉइंट चाहिए थे। 9 पॉइंट में से अपन का अगर आपको याद था 3 पॉइंट कौन से, पैसों के बारे में, पैसों के बारे में चाहिए मुझे, पैसों के बारे में डिस्कशन क्या है। ओके, क्या कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में, सबसे पहला लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं, लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लोन ले सकते हैं को अपन क्या और एक वर्ड दे सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोरो। बोरोइंग पे क्या रेस्ट्रिक्शन था, कुछ याद है? बोरोइंग का रेस्ट्रिक्शन आपको 179 ने नहीं कवर किया, 180 ने कवर किया था। बोरोइंग में यह बताया गया था कि अगर आपकी बोरोइंग पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व से ज्यादा हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ये कौन से सेक्शन में अपने पढ़ा, 180 में। और एक ये पॉइंट भी पढ़ा था कि अगर आपकी बोरोइंग 6 महीने से कम की है, 6 महीने से कम की है, मतलब बची हुई नहीं, अभी जो नई बोरिंग कर रहे हो वो 6 महीने से कम की बोरिंग कर रहे हो। ओके, 6 महीने से कम की बोरिंग कर रहे हो, उसको इस लिमिट में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 6 महीने के कम की बोरिंग अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हो तो इस लिमिट में आएगा। ये कॉन्सेप्ट बोरिंग का हो गया। यानी अगर आप याद होगा तो 3 चीजें क्या थी, लोन देना, लोन लेना और इन्वेस्ट करना। तो लोन लेने का, बोरिंग करने का कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं। यानी अपन सिर्फ 2 चीजों को प्रोटोकॉल में मॉनिटर करेंगे अभी, एक है लोन देना और इन्वेस्टमेंट है। अब समझ रहे हो सर, क्या कंपनी लोन दे सकती है? आंसर इज यस। जब मैं बोल रहा हूं कंपनी लोन दे सकती है, इसका मतलब लोन देने की पावर किसके पास है, बोर्ड के पास है। और बोर्ड अगर लोन दे सकती है तो बोर्ड मीटिंग में देना चाहिए, अपन ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब यहां पर अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर क्या जाएंगे, एक होगा 185 लोन किसको किसको नहीं दे सकते, नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या है, नेगेटिव लिस्ट जब मैं बोल रहा हूं लोन किसको दे सकते हैं, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, लोन किसको नहीं दे सकते हैं, ये लॉजिक याद रखना। तो 185 इज द, आप देखो लोन किसको किसको दे सकते हैं, इसकी लिस्ट बनाई तो मां कसम पूरा लॉ एक इस सेक्शन में चला जाएगा। तो लोन किसको नहीं दे सकते ये आपको याद रखना है, या रेस्ट्रिक्शंस याद रखना है। तो 185 में सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ये 3 सबसेक्शन अपने को अच्छे से याद रखना है। और सबसेक्शन 4 इज पेनल्टी। चारों सबसेक्शन के नंबर से याद रखना। सबसेक्शन 1 होगा लोन किसको किसको नहीं दे सकते, क्या बोला मैंने, लोन किसको किसको नहीं दे सकते। सबसेक्शन 2 क्या होगा, लोन इनको दे सकते हैं लेकिन ओके आपको एसआर पास करना पड़ेगा। लोन इनको दे सकते हैं लेकिन आपको एसआर पास करना पड़ेगा। और एक पॉइंट है उसके अंदर, पर डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है, 185 कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन अभी, 185। तो 185 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, लोन किसको नहीं दे सकते। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, लोन इनको दे सकते हो लेकिन ये लोन देते वक्त ओके आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर है, और साथ में और एक ये पॉइंट होगा कि इनको जब लोन दोगे तो खाली प्रिंसिपल बिजनेस के लिए देना चाहिए, इनका मेन बिजनेस होगा उसी के लिए लोन जाएगा। कौन से सबसेक्शन की बात हो रही है, 185(2). 185(1) लोन नहीं दे सकते, 185(2) लोन दे सकते हो लेकिन कंडीशन ये है कि एसआर होगा और प्रिंसिपल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। और 185(3) 185(3) इज 185(1) और 2 के एग्जम्पशंस। यानी 185 में आपने बोला इनको लोन नहीं दे सकते, ओके, उसमें से कुछ लोग हैं जिनको लोन दे सकते हैं, वो कहां पर आएंगे, 185(3) में। 185(3) इज एग्जम्पशन फ्रॉम 185(1) एंड 185(2). 185(2) क्या बोला था आपको यार, एसआर पास करना पड़ेगा। तो 185(3) बोलते हैं कि इस केस में अगर 185(3) में कोई आ रहा है, 185(3) में कोई आ रहा है तो उसके लिए एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। ये कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे को बताइए 185 में कितने सबसेक्शंस है, 3, 1, 2, 3। 1 क्या बोलेगा, किसको लोन नहीं दे सकते, लोन किसको नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक। दूसरा पॉइंट ओके, सेकंड सबसेक्शन 2 क्या बोलेगा, लोन दे सकते हैं लेकिन कंडीशन है। और सबसेक्शन 3 क्या बोलेगा, ओके, एक्सेप्शन, एग्जम्पशन टू
सेक्शन 185(1) एंड 185(2), यानी 185(1), 185(2) को फॉलो करने की जरूरत नहीं है 185(3) वाले पॉइंट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा सीजी रूल्स बनाती है, तो इसके अलावा आपको सीजी रूल्स भी बना रही है, जिसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि 185 पूरा सेक्शन एप्लीकेबल कौन सी कंपनी को नहीं होगा। कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, गलत नहीं जाना चाहिए। 185(3) मैंने क्या बोला, 185(3) क्या बोला, एग्जम्पशन फ्रॉम 1 and 2, यानी 1 और 2 में कोई रेस्ट्रिक्शन होंगे ना, 1 और 2 में कोई रेस्ट्रिक्शन होंगे ना, वो 185(3) में निकल जाएंगे, थोड़े से फिल्टर हो जाएंगे। ओके, यानी अगर एग्जांपल ऊपर 5 लोगों को मना किया है, उसमें से एक लोग को दे सकते हो आप, वो कैसे दे सकते हो वो 185(3) बताएगा। लेकिन सीजी ने रूल बनाया कि 185 पूरा ही एप्लीकेबल नहीं है, 185 पूरा ही एप्लीकेबल नहीं है। ओके, वैसे भी आपको क्लास ऑफ कंपनीज मिलेगी, तो वो आपको एक एडिशनली याद रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो अभी अपन जा सकते हैं 185 के लिए, और इसका और एक सबसेक्शन 4 होगा। सबसेक्शन 4 क्या बोलेगा, वायलेशन हुआ तो कितनी पेनल्टी होगी, वायलेशन हुआ तो कितनी पेनल्टी होगी। यानी 184 में या 185 में कितने सेक्शन है, 4। कौन से 1 सबसेक्शन 1 कौन सा है, नहीं दे सकता। 185(2) क्या है, 185(2) किसका है, दे सकता है, लेकिन एसआर प्लस प्रिंसिपल बिजनेस उसके लिए यूज होना चाहिए। और 185(3) क्या है, एग्जम्पशन फ्रॉम 185(1) and 2, एंड 185(4) क्या है, पेनल्टीज। और इसके अलावा और एक पॉइंट क्या याद रखना है, रूल्स क्या है कि ये सेक्शन ही पूरा एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सेक्शन ही पूरा एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो यानी 185 में कितने आंसर याद रखोगे, 5 आंसर रट गए, काम खत्म। ये लेक्चर मैं सिर्फ 185 का रखूंगा, तो 185 के बाद 186 का लेक्चर मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा। भले ये छोटा लेक्चर होगा, लेकिन ठीक है, आपको ये लेक्चर वाइज अलग से ध्यान रखने के लिए काम आएगा। मालिक चालू करें मालिक। तो 185 के लिए अपन एकदम तोड़ ध्यान रखते हैं मालिक। और उसके पहले एक बार सेक्शन नंबर रिकॉल कर लेते एक बार, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपके कौन से सेक्शन बचे, ताकि आपका कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाए। मेरे को बताओ, चैप्टर 2 जब चालू हुआ तो कौन सा सेक्शन चालू किया था, 173 बोर्ड मीटिंग का चालू किया था। फ्रीक्वेंसी थी, लेंथ ऑफ नोटिस था, नोटिस के लिए था, वीडियो कॉन्फ्रेंस का पॉइंट था, याद आया मालिक। उसके बाद था 174 कोरम, 175 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, 176 डिफेक्ट मैंने रखा हुआ पेंडिंग, डिफेक्ट को अपन करेंगे बाद में। 176, 177, 178 ऑडिट कमिटी एंड नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, ये अपन लास्ट में देखेंगे। 179 पावर्स, 180 रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर, 181, 182, 183 कंट्रीब्यूशन अगर याद है तो चैरिटेबल, पॉलिटिकल और नेशनल डिफेंस फंड। ओके, 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट मैंने पेंडिंग रखा है, वो 188 के बाद करेंगे, तो 184 पेंडिंग है। 185 लोन टू डायरेक्टर, यानी लोन पे रेस्ट्रिक्शन। और 186 जो अपना ये आज 2 का टारगेट है, 185 लोन के रेस्ट्रिक्शंस है। और 186 जो लोन 185 में आप दे रहे हो, जिसको जिसको दे सकते हो, उनको देते वक्त प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, उनको देते हुए प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या करना है। एग्जांपल मेरे को बताओ 185, ये चीज एकदम क्लियर रखो, बिकॉज ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत बार। मेरे को बताओ 185 में अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेरे को बताओ कितने सबसेक्शंस है, कितने आंसर है, 5। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 एंड रूल्स नहीं, 4 इज पेनल्टी, 4 इज पेनल्टी, गड़बड़ मत करिए। ओके, थोड़ा सा स्पीड में रहेगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। 1 क्या है, लोन नहीं दे सकते। ओके, 2 में क्या है, लोन दे सकते, कंडीशन है। 3 में क्या है, 1 और 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। और 4 में क्या है, पेनल्टी, अगर ये आपने इनको लोन, एग्जांपल 1 में क्या किया था, 1 में क्या बोला था, 185 1 में लोन इनको नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुमने दे दिया तो पेनल्टी आएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। और रूल्स क्या बोला, ये चारों सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं है कौन सी कंपनी को। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, इसके अलावा यानी एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल को लेते हैं। 185 1 में क्या बोला, इनको लोन नहीं दे सकते। क्या बोला 185 1 में, 185 1 में, 185 1 में नहीं, प्रोहिबिशन मतलब क्या है, इनको लोन नहीं दे सकते। इन शॉर्ट अभी ये इतना ही समझो, इसका मतलब इनके अलावा किसी को भी लोन दे सकते हैं। मेरे कौन 185 2 और 3 छोड़ दो एक बार के लिए, मैं बोल रहा हूं 1 क्या बोल रहा है, इनको लोन नहीं दे सकते, जो उखाड़ना उखाड़ लो तुम, लेकिन इसके अलावा सबको लोन दे सकते हो। ओके, तो अंधाधुंधी लोन दे सकते हो क्या, नहीं। अपनी मर्जी से एमडी दे देगा। 186 बताएगा कि उनको लोन देते वक्त आपको कौन से रेजोल्यूशन पास करने हैं, क्या क्या अप्रूवल लेने होंगे, किससे किससे पूछना पड़ेगा, बिना पूछे आप आगे ही नहीं जाओगे। दिस इज व्हाट ए कंटेक्स्ट ऑफ 186 विल कम इनटू पिक्चर। तो गेटिंग द पॉइंट, 185 186 का डिफरेंस समझ में आ रहा है। 185 इज ए प्रोहिबिटिव सेक्शन, 186 इज ए प्रोसीजरल सेक्शन। पहले ये दिमाग में क्लियर रखो, 185 इज विच सेक्शन, प्रोहिबिटिव। ओके, यानी ये नहीं करना है आपको। ओके, 186 इज प्रोसीजरल। 186 क्या बोलेगा भाई, यार बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन चाहिए, या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन चाहिए, मैं क्वेरी पूछूंगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को 186 बताएगा। मेरे को बताओ लोन, चलो एक एग्जांपल बोल रहा हूं, मिस्टर एक्स को प्रोहिबिटिव सेक्शन है, मिस्टर एक्स को तुम लोन दे ही नहीं सकते। किसको नहीं दे सकते लोन, मिस्टर एक्स को, लेकिन मिस्टर ए को दे सकते हैं, क्योंकि मिस्टर ए का नाम 185 में नहीं है। 185 में नाम किसका आ रहा है, खाली मिस्टर एक्स का। 185 में मिस्टर ए का नाम नहीं आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है, मिस्टर ए को लोन दे सकते, फिर
यस, क्योंकि 185 में प्रोहिबिटिव नहीं है। तो लेकिन मिस्टर ए को लोन कितना दे सकते हो, किस लिमिट पे दे सकते हो, लोन देते वक्त कुछ अप्रूवल चाहिए क्या, ये सब किस में लिखा होगा, 186 में। आई डू थिंक अभी क्लियर है ये पॉइंट। अगर ये क्लियर है तो चीजें अपने को ध्यान रहेगी और बहुत अच्छे से आगे जानी चाहिए। एंड आई वांट दैट ये सेक्शन जैसे मैंने समझाया वैसे ही आपने अच्छे से याद रखना है। स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने आपको जो जो बताया वो देख लीजिए। 185(1) अपन पहुंचेंगे प्रोहिबिटिव सेक्शन, दिख रहा है सबको 185(1)? ओके, वो देखेंगे प्रोहिबिट, किनको प्रोहिबिट करता है। तो अपन लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट याद रखेंगे, लिस्ट को रटना होगा और उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको देता हूं, टेंशन मत लीजिए। इसका एक पूरा एग्जांपल बना के रखेंगे जिसमें सब पूरा सेक्शन कवर हो जाए। उसके बाद 185(2) मैंने क्या बोला, लोन दे सकते हो लेकिन सर्टन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और रूल्स क्या था, दो ही रूल्स थे, एसआर चाहिए और लोन किसके लिए यूज होना चाहिए, प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस। 185(2) में बोल रहा हूं, 185(2) में बोल रहा हूं। और उसके बाद आपका आता है 185(3), एग्जम्पशन फ्रॉम व्हाट, 185(1) एंड 185(2। मेरे ख्याल से क्लियर है। और उसके बाद यहां पर 185 नॉट एप्लीकेबल, ये किसमें आया, रूल्स में। और मैं पेनल्टी 185(4) को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मतलब इसमें नहीं लिखा मैंने, वो एक झटके में आ जाएगा पेनल्टी, एक लाइन ही पेनल्टी आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो कितने पॉइंट रहेंगे, 5, जिसके अंदर ये 4 पॉइंट आपको रटने होंगे। ये सारे के सारे रट, मतलब 185, 186, 188 इनके साथ रिस्क लो ही मत, ये 100% एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है, 100%। 185, 186, 188, 184, मतलब ये 4 सेक्शन जो इसमें अपन जा रहे हैं अभी, यानी आज का लेक्चर समझ लो, आज का पूरा लेक्चर आपके लिए 101% क्वेश्चन आएगा। और ये मिनिमम 6 मार्क के लिए आ सकता है और मैक्सिमम 8 मार्क तक जा सकता है। मैं पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं, हो सकता है ये 2 सेक्शन साथ 188 भी आ जाए, 185 भी आ जाए या 186 भी आ जाए, तो तुम्हारी किस्मत सही होगी तो 10-12 मार्क, क्योंकि चैप्टर 2 देखिए कैसा है, चैप्टर 1, 2, 3 मिला के टोटल 30 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। इवन इन लास्ट अटेम्प्ट आल्सो, मतलब एमसीक्यू को मिला के बात कर रहा हूं मैं, 30 मार्क का एक्सपेक्टेड है, जिसमें से चैप्टर 3 जो आता है वो 4 मार्क के लिए आता है, नॉट मोर देन दैट। यानी जो कल अपना लेक्चर खत्म भी हो जाएगा चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 4 मार्क के लिए कंपलसरी आएगा, कंपलसरी आएगा ही। उसके बाद वाले चैप्टर में अपने को डाइसी होगा, मतलब चैप्टर 4 चालू करूंगा, 5 चालू करूंगा, 6 चालू करूंगा, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 4 में से कंपलसरी आएगा, 5 में से कंपलसरी आएगा, वैसे 3 में से कंपलसरी आएगा ही, लेकिन कितने का आएगा, 4 से 6 मार्क, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, 1 से कितना आता है अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क, 2 क्वेश्चन, एक अपॉइंटमेंट का, एक डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन जब मैं बोल रहा हूं तो वेकेशन भी आता है, तो वेकेशन, रेजिग्नेशन, आइदर ऑफ इट। तो एक क्वेश्चन आपको पहले सेट से आएगा, एक क्वेश्चन बाद के सेट के आएगा, इस तरह से कॉम्बो होके दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और चैप्टर 2 सबसे मेजर रोल प्ले करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 मार्क का होता है। 4 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, 3 से 4, 3 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे आपको। लेकिन वो 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो बहुत बड़ा रहता है, पूरा केस स्टडी बेस्ड रहेगा, मतलब ये पूरा 2-3 सेक्शन मिक्स हो जाएंगे। अब 2-3 सेक्शन मिक्स हो गए तो आपको वो तीनों सेक्शन के इंटरप्रिटेशन ध्यान में रखने होंगे, और वहां पर एक सेक्शन को लिख के कुछ होगा नहीं। सर क्या पार्ट मार्क्स मिल सकते हैं क्या, वो किस्मत तुम्हारी, सामने वाला ने अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, वो डजंट मैटर। अच्छे से लिखा तेरे घर पे, यहां पर अच्छे से लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर मेरे को कंक्लूसिव आंसर चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने कहीं पर किसी ने एक यूट्यूब पे कुछ कमेंट किया था अपने एक लेक्चर पे, लॉ पे, मेरे को वो टाइम पे मेरे को कमेंट करना, पर क्या होता है ऐसे सादे सीधे कमेंट में मजा नहीं आता है। मैं आड़े टेढ़े कमेंट में मजा करता हूँ, मतलब कोई मेरी मारता है तो मेरे को मारने में डबल मजा आता है। मैं कोई सादे कमेंट किया तो उसमें मजा नहीं आता। एक जन ने लिखा था कि सर अपने को लीगल लैंग्वेज तो चाहिए। लीगल लैंग्वेज मतलब क्या होती है, लीगल लैंग्वेज मतलब क्या होती है, तो पूरा लीगली लिख पाएगा? ओके, डायरेक्ट मैं वही कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज ए लीगल लैंग्वेज? लीगल लैंग्वेज इज कंक्लूसिव सेक्शंस। Put it conclusive. Don't put an ambiguity in answer. You are, अगर तुम ambiguity रखते हो तो फिर तुम conclusive नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं, एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन होगा, लोन दे सकते कि नहीं दे सकते, आपका हाँ या ना आना चाहिए। नहीं यार देखना पड़ेगा, मतलब तुम ambiguity मत छोड़ो उसमें। ओके, ऐसा भी मत लिखो कि दे भी सकते हैं नहीं भी दे, ऐसा नहीं होगा, हाँ या ना में होता है कभी भी आंसर। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दिस इज व्हाट अ लीगल लैंग्वेज मैटर्स इन लॉ। अरे यार सीएस में भी यार पब्लिक रैंक लाता है, तुमको क्या लगता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पूरा क्या हुआ, रिजोल्यूशन पूरा ड्राफ्ट करने की औकात है किसी की? अरे इवन रैंक होल्डर डज नॉट। हाँ, आपको पढ़ाई करोगे उतना कॉन्क्रीटली रिकॉल होगा और याद रहेगा। आप समझने छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, जितना पढ़ोगे आप उतना कॉन्क्रीटली याद होगा और रिकॉल होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिप्रोडक्शन एज इट इज नहीं होता, बट कंटेंट मेन चाहिए। एग्जांपल 185(2) में ये 3 जन जो लिखे हुए, इधर 3 जन जो लिखे हुए, 3 जन को मैं लोन दे सकता हूं, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और इनका प्रिंसिपल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए पैसा। अब इनका ड्राफ्टिंग तो आपको एक एक दो पूरा 1-1.5-2 लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए भाई, हाँ इनको लोन देते वक्त ये चाहिए। अभी आप उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट करो, लॉ के लैंग्वेज में ड्राफ्ट करो, लेकिन कंक्लूसिव तो ये आना चाहिए भाई एसआर पास करो, और भाई जो पैसा दिया जाएगा वो किसके लिए यूज होना चाहिए, प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस। मेन ये पॉइंट है। तो व्हाट इज ए लॉ लैंग्वेज एज सच इज बेसिकली दिस वन।
Okay, and because of MCQ, 100% you require to remember a 100% syllabus. लेकिन you need to understand, you are not giving only law paper. You are giving 8 papers together. Okay, और 8 पेपर को खत्म करना, मैनेज करना, लास्ट डे पे सब रिकॉल करना, कहीं ना कहीं 1% का रिस्क होता है, और 1% के रिस्क उठाने की क्षमता या औकात जब अपन बोलते हैं तो वो होनी चाहिए, एंड उसके बाद ही काम होता है रे। हाँ, रैंक होल्डर को मैं सब बाजू में रखता हूँ, बिकॉज एनीवे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं रैंक होल्डर के इसमें कभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि रैंक होल्डर यार पहले से रैंक लेके का कॉन्सेप्ट रहता है यार। तो अपन क्या करते हैं, मास की बात करते हैं। मास मतलब मेरे जैसा स्टूडेंट यार, जो ऑल टुगेदर यार ये सोच रहा है कि भाई यार ये पढ़ के पास हो जाए, जिंदगी चालू हो, एक बार का कटकट खत्म हो, और कटकट खत्म हो मतलब कितना है 400, और 440, और 40 भी निकाला तो भी 400 नहीं पहुंचेगा। तो अपने को 2-3 पेपर ऐसे निकालने हैं जो 60 निकालने हैं, उसमें से ये पेपर है भाई जो आराम से थियोरेटिकली में 60 निकल जाता है। करना क्या है, पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझना, उसके बाद रटना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ध्यान में रखे, तुमको कंक्लूसिव आना ही है रे। कंक्लूसिव नहीं आएगा तब तक कुछ देखना है। एग्जाम्पल एक जैसे हुआ, टोटल याद करने का शुरू एक, और ये मैं वर्थ समझाने, वर्थ है, इट इज एक्सप्लेनिंग। अगर आपको याद होगा, मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और टोटल स्ट्रेंथ दोनों में डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर चैप्टर 1 में था, जहां पर अपन ने बात की थी डायरेक्टर कौन से है, और टोटल स्ट्रेंथ क्या था, जो नंबर कोई भी हो डायरेक्टर होने दो, जो पोजीशन है, पोजीशन माइनस द पोजीशन विच आर वेकेंट। दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ टोटल, ये आपको ध्यान होना चाहिए। मालूम पड़ा टोटल स्ट्रेंथ में तुम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर को चिपका रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होगा यार, यहां पर होगा। एंड लिटरली स्पीकिंग, गॉड स्वेर मतलब तुम बोलो माँ कसम स्क्वायर, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ। ओके, मेरे को आज भी याद है, और मैं जिनके साथ इंटरेक्ट किया हो, जो मास में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हुए, मेरे को याद नहीं कि मेरे लॉ में, सीए फैमिली के लॉ में मैंने कभी सेक्शंस लिखे हो। मेरे को याद नहीं कि मैंने केस स्टडी, मैंने हार्डली 2-4 केस, अरे अपने को खाली सेलोमन वर्सेस सेलोमन याद है रे, सेलोमन वर्सेस सेलोमन के बाद तो कुछ भी याद नहीं है। ओके, इवन इन सीएस मेरे को याद नहीं कि मैंने कोई सेक्शन का पूरा डायरेक्टली लिखा है कि सेक्शन ये है। हाँ, जो याद रह गया गुड इनफ, जो याद नहीं रहा तो उसके ऊपर पीछे में सेक्शन याद रखने में कभी नहीं गया। अरे भाई दोनों में रैंक है, मतलब सीए में नहीं, सीएस में तो दोनों में रैंक है यार मेरे पास। सीए में भी यार, मतलब यार 78 इज नॉट ए लेस स्कोर, लॉ में तो कम स्कोर थोड़ा है यार लॉ का 78, और सीएस में अगर रैंक होल्डर 21 है और 23 है तो आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को लगता है कि भाई वर्थ है, मतलब ये चीज़ें। तो इट इज़ नॉट अबाउट, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट रिमेंबरिंग ए सेक्शन, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली सेक्शन नंबर्स। हाँ, सेक्शन नंबर से 1-2 मार्क ऊपर नीचे तुम्हारे होते हैं। मेन क्या है, कंक्लूजन्स। अपना लिखने का तरीका मैटर करता होगा, लेकिन कुछ हद तक तुम समझ लो, तुम्हारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। देखो हर चीज का कंक्लूजन क्या होगा, या तो हाँ या तो ना। अब अपने को मालूम नहीं रहता तो अपन हाँ भी लिख देते, ना भी लिख देते, तो अपने को ही नहीं मालूम रहता क्या करने का, और उधर अपना प्रॉब्लम है। 50 तो आग बंद करके आदमी निकाल सकता है, मैं क्लियर बोलता हूँ। 48-50 किधर नहीं जाता, कुछ भी नहीं करे तो, और थोड़ी सी और एफर्ट्स कर ले, थोड़े से और एफर्ट मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद करे और रिकॉल करे। ओके, तो ये 60 आराम से लेके जाता है। तो 60 तो टारगेट रखना है अपने को। हाँ, 80-90 नहीं आता, आ सकता है भाई, फिर तो और मेहनत करो, फिर तो मॉड्यूल ही पढ़ो पूरा। अभी तो देखो तुमको मेरे एंड से क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट समझा दिए, सब बता दिया। अभी मॉड्यूल खोल के भी बैठो, तुमको मॉड्यूल फटफट जाएगा। तुमको चैप्टर 1 का मॉड्यूल देखो, चैप्टर 2 का भी खत्म होने के बाद मॉड्यूल देखो, तुम देखो कितना फटाफट जाता है। इट्स ओनली बिकॉज यू नो द थिंग्स। जब तक नहीं मालूम है नहीं तब तक दिक्कत आएगी। तो ये याद रखना कि भाई प्रोहिबिटिव है। जैसे अभी सेक्शन 185 क्या है, मैंने क्या बताया, कैसे समझा रहा हूं मैं अभी आपको, कैसे याद रखना है। प्रोहिबिटिव है, और प्रोसीजर कौन सा है 186। क्वेश्चन कौन सा है वो ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन तो लोन टू डायरेक्टर्स ही आएगा, पर वो क्या पूछ रहा है, वेदर इट इज आस्किंग वेदर लोन कैन बी गिवन और नॉट। अगर वो पूछ रहा है लोन कैन बी गिवन और नॉट, गारंटी कैन बी गिवन और नॉट, सिक्योरिटी कैन बी गिवन और नॉट, तो सेक्शन 185 लोन दे रहे हैं एंड देयर इज नो प्रोहिबिशन एंड व्हाट वेदर दे रिक्वायर बोर्ड रिजोल्यूशन और नॉट। ओके, सेक्शन 186 ये सीन में रहेगा। तो ये पॉइंट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करो, बाकी तोड़ निकलता भाई अपने को टारगेट आराम से, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं किया तो भी ऐसे आ जाता, मैं तो ये बोल रहा हूँ। बस ये सीन ध्यान रखो भाई। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब एक 8-10 चैप्टर तुमने तोड़ कर लिए तो वैसे ही तुम्हारा टारगेट अचीव होता, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा। पहले बता दिया तो तुम तो फिर वही चैप्टर देखोगे, तो लास्ट में बताऊंगा भाई ये 10 चैप्टर बहुत तोड़ कर लो तो तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ चीज़ें कवर हो जाएगी, 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे ऐसा है। मालूम पड़ा तुम तो उसमें बीच में मेरे को ही टिका डाले, जाने दो भाई सर मैं ही नहीं आता लेक्चर, ठीक है ना सर, क्या है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे, ये पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं 185(1). ओके, सबसे पहले ये समझ लो सेक्शन 185 क्या बोलता है, किसके ऊपर प्रोहिबिशन डालता है। वापस मैं बोल रहा हूँ, रटने का कॉन्सेप्ट ऐसे रखना। 185 क्या करता है, प्रोहिबिशन। 185 क्या करता है, प्रोहिबिशन। 186 क्या करेगा, प्रोसीजर। 184 क्या करेगा, बाद में देखेंगे।
184 पे अभी दिमाग थोड़ी मत करो। ओके 185 186 क्या कर रहा है? प्रोहिबिशन एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो अब ये प्रोहिबिशन या प्रोसीजर किस पे डालेगा? ये तीन चीजों पे डालेगा। एक है लोन, स्क्रीन पे ध्यान रखो। ओके लोन, दूसरा है गारंटी और तीसरा है सिक्योरिटी। तीन चीजें हैं। मैंने क्या बोला? किस पे डाल रहा है? लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। ओके मेरे ख्याल से लोन सबको मालूम है। लोन कैन बी इन कैश और काइंड, डजंट मैटर। 185 कवर्स ऑल। 185 कवर्स ऑल। लोन गिवन इन कैश और लोन गिवन इन काइंड, यानी कार दे दी मैंने और अमाउंट में बाद में रिकवर कर लूंगा, नहीं चलेगा। सेल करने का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है वो डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। इसके केस लॉज अपने को ध्यान में रखने होंगे, वो मैं मल्टीपल डिस्कशन करूंगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? लोन कैन बी इन कैश और काइंड, बोथ आर कवर्ड बाय 185। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड सिक्योरिटी? गारंटी इज नॉट कवर्ड बाय एनी मॉर्गेज एसेट, बट सिक्योरिटी इज कवर्ड बाय मॉर्गेज एसेट। अगर मैंने कोई सिक्योरिटी दी है, इसका मतलब मैंने अपना कोई एसेट को मॉर्गेज रखा हुआ है। और अगर मेरे पास से कोई गारंटी गई ही है, इसका मतलब क्या हुआ है? मैंने कोई मॉर्गेज एसेट नहीं रखा है। ओके थर्ड पार्टी की गारंटी मेरे को मिलती है। एग्जांपल, ओके यूजुअली अभी यहां पर यश को बैंक लोन चाहिए, लेकिन बैंक बोलती है कोई गारंटी लेके आओ। ओके या मॉर्गेज रखो। अगर यश ने अपना घर मॉर्गेज रख दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? सिक्योरिटी। लेकिन यश के पास घर नहीं है। ओके है, मतलब ऐसे अपने एग्जांपल में और यश मेरे पास आता है, बोलता है सर आप ये लेवल के ब्रांड हो, तो एक काम करो, आपका ब्रांड बैंक ले लेगी और आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, पीएनएल बैलेंस शीट तो है ही, तो उसमें आप साइन कर दो। मैं बोला ठीक है। ओके मैं गारंटी दिया मतलब यश पे नहीं कर सका तो मैं पे करूंगा, ये कॉन्सेप्ट में अपने गारंटी दी। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी एंड सिक्योरिटी। ऑल थिंग्स आर कवर्ड बाय 185। खाली एक चीज याद रखना, कान खुले एकदम क्लियर कट याद रखना, परफॉर्मेंस गारंटी इज नॉट कवर्ड। विच गारंटी इज नॉट कवर्ड? परफॉर्मेंस गारंटी, यानी ये दिस गारंटी शुड बी सपोर्टेड बाय फाइनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी? एनीबॉडी? परफॉर्मेंस गारंटी मतलब क्या होता है? ओके दिस इज नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन। ओके परफॉर्मेंस गारंटी यानी एग्जांपल, ओके अगर तू अगले एक महीने में अगर तू 2000 यूनिट बनाता है तो ही मैं खरीदूंगा, अगर 2000 से कम बनाता है तो मैं खरीदूंगा नहीं। ओके दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। तेरे परफॉर्मेंस के ऊपर गारंटी, तेरा परफॉर्मेंस होगा तो गारंटी दूंगा। दिस इज परफॉर्मेंस गारंटी। दिस इज नॉट कवर्ड बाय 185। 185 इज गिविंग ओनली फाइनेंस गारंटी। फाइनेंस गारंटी मतलब पैसे के लिए जो गारंटी दी हुई है। समझने को शुरू हो मैं क्या बोल रहा हूं? परफॉर्मेंस गारंटी और फाइनेंस गारंटी में डिफरेंस क्या होता है? एग्जांपल, बैंक से तुमने लोन लिया और गारंटी दी, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस गारंटी। लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी कि तुम इतना प्रोडक्ट, एग्जांपल एक सामने वाला एक मिस्टर एक्स है और यश को बोल रहा है कि अगले एक महीने में अगर 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो ही मैं परचेज करूंगा, नहीं तो मैं परचेज नहीं करूंगा। ओके यश 2000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, इसकी गारंटी कौन दे रहा है? अमित तातेड़। नाउ दिस इज नॉट कवर्ड बाय 185। परफॉर्मेंस, तेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से क्लियर है। तो विच गारंटी इज नॉट कवर्ड बाय 185? परफॉर्मेंस गारंटी। ओके तो विच गारंटी इज कवर्ड हियर? फाइनेंस गारंटी। यानी आपको समझना है जिधर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है 185 कवर हो रहा है, जिधर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो 185 कवर नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में क्लियर रखना, 185 इज कवरिंग विच क्राइटेरिया? 3 थिंग्स, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। जिसमें से कौन सी गारंटी कवर नहीं है? परफॉर्मेंस गारंटी कवर नहीं है, बाकी सब गारंटी कवर्ड है। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट क्लियर करें एवरीबॉडी, क्या हम लोग आगे जाए? यस तो 185 1 पे आते हैं। 185 1 क्या बोलता है? 185 क्या बोला था मैंने? क्या है 185 1? प्रोहिबिशन। ओके कोई भी कंपनी, स्टेटमेंट को ध्यान रखो, कोई स्टेटमेंट को ध्यान रखो, क्योंकि है ना क्या है, स्टेटमेंट बेयर एक्ट में होता है और या तो मेन बुक में रहेगा, यहां पर मैं उसको कॉन्साइज कर रहा हूं। प्रोहिबिशन लिखा है, लेकिन प्रोहिबिशन किस पे है? ओके कोई भी कंपनी, नीचे जो नाम दे रहे हैं उनको लोन, गारंटी, सिक्योरिटी नहीं दे सकती। कोई भी कंपनी नीचे जो नाम दे रहे हैं उनको क्या नहीं दे सकती? लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। वापस समझो शुरू, मैं जो नाम लिख रहा हूं अभी बोर्ड पे, उनको क्या नहीं दे सकती? कंपनी क्या नहीं दे सकती? कंपनी क्या नहीं दे सकती? लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। और जब मैं बोला कंपनी मतलब बोर्ड, तो वॉट एवर कंपनी कैन डू बोर्ड कैन डू, वॉट एवर कंपनी कैन नॉट डू बोर्ड कैन नॉट डू। तो आप समझ शुरू, ये जो नाम लिख रहे हैं इनको ना लोन मिलेगा, ना गारंटी मिलेगी, ना सिक्योरिटी मिलेगी। सर ये लोग कौन है? पहला ओके डायरेक्टर ऑफ कंपनी, क्या बोला मैंने? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कॉमा दूसरा डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ क्या बोला मैंने? होल्डिंग कंपनी। अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी बेटा? क्या डिस्कस कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन 185 1 प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रोहिबिशन, सॉरी प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन नहीं प्रोहिबिशन। ओके ये आप नहीं करोगे तो किसको लोन नहीं दे सकते आप? डायरेक्टर ऑफ कंपनी। किसको लोन नहीं दे सकते? डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। मेरे ख्याल इधर तक फ्रीज करे। ओके तो डायरेक्टर को नहीं दे सकते, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी को नहीं दे सकते, कॉमा रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर। मां कसम तुमने ध्यान रखना है,
ओके, वर्डिंग के ऊपर ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, किसको और नहीं दे सकते? चार नाम क्या हुए? चार नाम क्या हुए? चार नाम ऐसे करते हैं, डायरेक्टर, डायरेक्टर, रिलेटिव, पार्टनर, डायरेक्टर, डायरेक्टर, रिलेटिव, पार्टनर, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर। और मैं जब बोल रहा हूं सच डायरेक्टर, इधर सच डायरेक्टर मतलब कौन? डायरेक्टर ऑफ कंपनी एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को भी नहीं दे सकते, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को भी नहीं दे सकते। ओके, कंपनी के डायरेक्टर के पार्टनर को नहीं दे सकते, कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के पार्टनर को नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से समझ में आया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आया? जब मैं यहां पर बोल रहा हूं सच डायरेक्टर मतलब कौन सा डायरेक्टर है? यहां पर सच डायरेक्टर मतलब कौन सा डायरेक्टर? दोनों 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 दोनों, यानी रेस्ट्रिक्शन आप समझ रहे हो कितना बड़ा है। ओके, लेकिन आप देखो नाम किसका नहीं है? डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी नाम नहीं है, यानी कैन आई गिव द लोन, अभी तक के जो आंसर में है, कैन आई गिव द लोन टू डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी? आंसर इज यस। ओके, क्या? अच्छा, मैं बोला यस का तू और वर्ड कर रहा है क्या? आज के डेट में क्या मीम्स के चक्कर में एएस मतलब ऐसा एसोसिएट और सब्सिडरी नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? तो मेरे ख्याल से अभी लॉजिक समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये क्लियर है। ओके, अब अगला पॉइंट क्या बोला हुआ है? और किसको नहीं दे सकता? और एक नाम दिया हुआ है, एनी फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, एनी फर्म, ओके, इन विच सच डायरेक्टर, वापस वर्ड क्या यूज किया है? सच डायरेक्टर। और जब मैं बोल रहा हूं सच मतलब ऊपर वाले दोनों डायरेक्टर, मतलब कौन से? डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर इज ए पार्टनर। मां कसम, रेस्ट्रिक्शन ध्यान में रखना, ये प्रोहिबिशन है। इनको तुम दे ही नहीं सकते, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो। किनको किनको नहीं दे सकता लोन? मेरे को लिस्ट चाहिए, कितने जन है नाम? ओके, अगर आप देखोगे 5 नाम हो गए। 5 नाम कैसे हो गए? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, फर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। यानी फर्म कौन सी फर्म है? खाली डायरेक्टर जिसमें पार्टनर है वो फर्म नहीं, डायरेक्टर के भी जो रिलेटिव है वो सारे के सारे इसमें कवर हुए। ओके, मालिक क्लियर है? और यहाँ पर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपका वही है जो ऑलरेडी आप कवर करते हो लॉ में। ओके, फादर हो गया, मदर हो गया, ओके, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, ओके, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ओके, जिसके अंदर सन, डॉटर, सन में स्टेप सन है, खाली डॉटर में स्टेप डॉटर नहीं है, बस खाली एक ही वही कॉन्सेप्ट है जहाँ पर डॉटर का कवरेज नहीं है। ओके, बाकी आपका सन्स वाइफ, डॉटर, ये सारा कवर करता है, डॉटर हस्बैंड, ये सारा कवर करता है इसको। तो सारा का सारा डेफिनेशन वही रहता है रिलेटिव का, जिसमें अपन पंचायती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉजिकली अपने को ध्यान रखना है वो सारे रिलेटिव बैड है, मतलब गया, मतलब बैड नहीं, बैड, वो इंग्लिश का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगा। बेयर्ड क्या बोलते हैं उसको? वी कांट प्रोवाइड एनीथिंग टू देम। हाँ, BARRED। ओके, जो भी है प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना मालिक। तो मैं प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना मालिक, ज़्यादा हेडेक नहीं करूंगा मैं। ओके, लेकिन लॉजिकली मेरे ख्याल से ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो प्रोहिबिशन क्लियर है मालिक? ओके, ठीक है। और यहाँ तक कोई दिक्कत है मालिक? पक्का? ओके, ठीक है। अब इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा के पहले अपन और एक कॉन्सेप्ट करते हैं जहां पर 185(2) बोलता है। 185(2) क्या बोलता है? ओके, 185(2), 185(1) और 185(2) होने के बाद मैं चर्चा में जाऊंगा। चर्चा मतलब केस स्टडीज का डिस्कशन, तब तक केस स्टडी का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो 185(2) क्या बोलता है? मेरे को पता 185(2) का मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। 185(2) क्या बोला था? 185(2) बोलता है ये 3 नाम जो दे रहा हूं ना मैं, ये 3 नाम को आप लोन दे सकते हो, ये 3 नाम को लोन दे सकते हो, लेकिन आपको 2 चीजें करनी होगी। बेटा 2 चीजें क्या है बता मेरे को? ओके में क्या था? एक SR पास करना पड़ेगा, और ये लोन जो यूज किया जाएगा, लोन इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है। तो यहां पर 185(2) क्या बोलता है? मैं 3 नाम दे रहा हूं, वो तीनों नाम में आप लोन दे सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देते वक्त SR और प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस ये होना चाहिए। फ्रीज करें मालिक? ओके, मेरा उल्टा आंसर दो, पहले उल्टा आंसर दो। मैं किसको लोन नहीं दे सकता? कितने नाम थे? 5। आप ऐसे याद रखो, रटने का 5 नाम थे। ओके, इसका मतलब 5 के अलावा लोन दे सकता हूं? मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है? 5 के अलावा मैं लोन दे सकता हूं? मैं कितने को लोन नहीं दे सकता? ये 5 के अलावा लोन दे सकता हूं। अब जिनको जो अलावा है ना, उसमें भी ये 3 नाम है जिनको लोन देते हुए कुछ पॉइंट फॉलो करने होंगे। पॉपुलेशन समझ में आ रहा है? 5 को अलग किया, अब ये जो बचा हुआ पॉपुलेशन है उसमें से ये 3 को अलग करेंगे, जिसमें हम बोलेंगे SR, और ये होने के बाद ही आप 3 को लोन दो। और ये जब पॉपुलेशन खत्म तो बचा हुआ पॉपुलेशन सबको लोन दो, क्या दिक्कत है?
मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके तो यहां पर 3 नाम क्या है, सबसे पहला नाम है ओके आप लोन प्राइवेट कंपनी को दे सकते हो जिसमें आपका डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मैं एकदम क्लियर हूं, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी डिस्कस ही नहीं है यहां पर डिस्कस क्या है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी। आप लोन प्राइवेट कंपनी को दे सकते हो, कान खुले, लोन किसको दे सकते हो, प्राइवेट कंपनी जिसमें आपका डायरेक्टर बोला मतलब कंपनी का डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी नहीं डिस्कस करना, इधर होल्डिंग कंपनी प्रोहिबिशन में था, यहां से होल्डिंग कंपनी निकाल दो, अभी होल्डिंग कंपनी निकाल दो, यहां पर आपका डायरेक्टर वहां पर डायरेक्टर है या मेंबर है, कुछ समझ में आया। यानी कैन ए कंपनी गिव ए लोन टू ए प्राइवेट कंपनी। ओके चलो मैं वापस बोल रहा हूं, लोन किसको किसको नहीं दे सकती, 5 क्या क्या नाम है, एकदम आराम से जाओ, एकदम आराम से, ये 2 सेक्शन पे तुम 3 सेक्शन पे 185 186 188 जितना मगजमारी करना करो। ओके मेरे को वर्थ है। ओके मेरे को बताओ किसको किसको लोन नहीं दे सकता, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव, पार्टनर एंड फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, कहीं पर भी बोला प्राइवेट कंपनी, कहीं पर बोला पब्लिक कंपनी, कहीं पर भी लिखा बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं इसका मतलब सबको दे सकता हूं लोन। यानी मेरा क्वेश्चन है, मेरे को ये पॉइंट छोड़ने के बाद बताओ, कैन आई गिव ए लोन टू प्राइवेट कंपनी, कैन आई गिव ए लोन टू पब्लिक कंपनी, कैन आई गिव ए लोन टू बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी या कॉर्पोरेशन आते हैं, भारत माता की जय, समझ में आया, अरे हाँ या ना यश, आया कि नहीं, आया कि नहीं, तो अगर आया तो इनके अलावा सबको लोन दे सकते हैं, ये लोन दे सकते हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं अगर प्राइवेट कंपनी को लोन दे रहे हो तो पता करो क्या हमारा डायरेक्टर उस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर या मेंबर है। अगर वहां पर अपना डायरेक्टर, अपना कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है तो हमें जब ये लोन देना होगा तो हमें 2 चीज पास करनी होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस क्या होगा, वो पैसा यूज कर रहा है वो किसके लिए, प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस। कान खुले, गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना, मां कसम बोल रहा हूं, बहुत तोड़ लग सकती है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन ध्यान रखते रखते। मेरा क्वेश्चन है कैन मेरे को बताओ 185 186 में डिफरेंस क्या है, मैं इसलिए बोला ना एक एक लेक्चर का पॉइंट रहेगा, बहुत आराम से करना। 185 186 में क्या है, 185 प्रोहिबिशन है, 186 प्रोसीजर है। ओके आपको ध्यान रखना होगा, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं सुनिए, कैन ए कंपनी गिव ए लोन टू प्राइवेट कंपनी, कैन कंपनी गिव ए लोन टू प्राइवेट कंपनी, यस, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, प्रोहिबिशन में थोड़ा ना आ रहा है। ओके तो अब मेरे को बताओ व्हेन कंपनी गिव ए लोन टू प्राइवेट कंपनी, ओके इन विच कंपनीज डायरेक्टर इज आल्सो ए डायरेक्टर, इन विच कंपनीज डायरेक्टर इज आल्सो ए डायरेक्टर, व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, 2 प्रोसीजर, कौन से, एसआर एंड बिजनेस, ये गलत होगा, आपको प्रोसीजर 2 सेक्शन के फॉलो करने होंगे, 186 का फॉलो पूरा करना होगा, 185 का ये एडिशनल प्रोसीजर है, समझने को शुरू हो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको 186 का प्रोसीजर भूलना ही नहीं है। लोन देते वक्त आपको कौन सा सेक्शन का प्रोसीजर फॉलो करना है, 186 के अलावा 185 बोलता है हम इस पे ये प्रोसीजर मांग रहे हैं। जब ये तुम 3 को लोन दोगे तो आपको याद रखना होगा कि जब प्रोसीजर की बात होगी और ये 3 नाम दिख रहे होंगे तो आपको 186 प्लस 185 2 ये ध्यान रखना होगा। नहीं समझ में आया, आइडिया समझ में आ रहा है मालिक समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसीजर खाली सेपरेट प्रोसीजर नहीं है, ये प्रोसीजर इज इन एडिशन टू 186, मेरे ख्याल से समझा। और 186 होने के बाद यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये कंबाइन करके बताता, तब आपको ये समझ में आएगा कि कंबाइन कैसे हो रहा है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके दूसरा, तो पहला क्या है, कौन सी कंपनी बोला मैंने, पहली कौन सी कंपनी बोला, प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी है क्या, कंफ्यूजन नहीं करना, डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज ए डायरेक्टर और मेंबर, डायरेक्टर और मेंबर। भारत माता की जय, समझ में आया मालिक एवरीबॉडी। ओके अगला बोला हुआ है, ओके आपने लोन किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दिया, किसको दिया बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी, कॉर्पोरेशन, फॉरेन कंपनी, सबको जिसके अंदर, यानी आपने लोन दिया है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, यानी किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी पब्लिक कंपनी को, किसी फॉरेन कंपनी को, किसी कॉर्पोरेशन को आपने लोन दिया है। ओके और वो लोन देते वक्त आपको मालूम पड़ा है कि यहां पर आपके कंपनी का डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ओके इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्टर्स, यानी आपके डायरेक्टर के टोटल दिया जाएगा और वो लोग होल्ड कर रहे हैं 25% ऑफ वोटिंग पावर इन जनरल मीटिंग। मां कसम, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ओके यानी यहां पर आप खाली एक डायरेक्टर को नहीं लोगे, आपके कंपनी के 5 डायरेक्टर है और उसमें से एक डायरेक्टर है जिसका 10% वहां पर वोटिंग पावर है।
कितना है 10%। ओके वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके यहां पर कैटेगरी में आने में के लिए क्या चाहिए 25% से ज्यादा। वापस बोल रहा हूं कितना चाहिए 25% और मोर। 25% और मोर इक्वल टू भी आएगा 25% और मोर। ओके अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अपन 4 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर लेते हैं। 5 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर का 15% है और एक डायरेक्टर का 15% है, मतलब दोनों के कितने कितने परसेंट है 15 वोटिंग पावर है। तो टोटल वोटिंग पावर कितना हो गया 30%। ओके ये इस कैटेगरी में बैठेगा, क्योंकि यहां पर इन लोगों ने खाली ये नहीं बोला कि एक डायरेक्टर का 25% ज्यादा होना चाहिए। आपके सारी कंपनी के, आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर है उन सबका वोटिंग पावर 25% से ज्यादा वहां पर है, 25% से ज्यादा वहां पर है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन वापस है, क्या उस बॉडी कॉर्पोरेट को तुम लोन दे सकते हो। हाँ प्रॉब्लम नहीं है, वापस बोल रहा हूं, लेकिन एसआर और उन्हें लोन किस में यूज करना चाहिए प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस। मेरे ख्याल से फ्रीज करे, मैं बोल रहा हूं, मैं वापस बोला यहां पर मैंने बोला लोन नहीं दे सकते, लोन दे सकते हो, लेकिन ये 2 कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैं इसको रेड से सर्कल कर देता हूं, 2 कंडीशन फॉलो करनी होगी। 2 कंडीशन कौन सी एसआर पास करना पड़ेगा और लोन इज यूज फॉर प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस। भारत माता की जय, समझ में आया एवरीबडी। ओके एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके वापस तुम लोन किसको दे रहे हो, और एक वापस याद रखना बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अकस्टम टू एक्ट, विच इज अकस्टम टू एक्ट, विच इज अकस्टम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लेंडर। यानी जो कंपनी लेंडिंग कंपनी, लेंडर से ज्यादा लेंडिंग कंपनी लिखता हो, लेंडिंग कंपनी, यानी जो कंपनी लोन दे रही है, जो कंपनी क्या कर रही है लोन दे रही है, और वो जिसको दे रही है वो लेंडिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से काम कर रहा है या लेंडिंग कंपनी के एमडी के हिसाब से काम कर रहा है। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ओके एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इट कैन बी प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी पब्लिक कंपनी, इट कैन बी होल्डिंग, इट कैन बी फॉरेन कंपनी, इट कैन बी कॉर्पोरेशन। ओके मैं उनको लोन दे रहा हूं, मेरी कंपनी उनको लोन दे रही है और वो मेरी सुन रहे हैं सब डिसीजन मेकिंग में, उनको मैं करता हूं, मैं उनको कंट्रोल करता हूं, कंट्रोल मैकेनिज्म करता हूं, इन्फ्लुएंस करता हूं सारे डिसीजन में, एंड दिस इज कवर्ड इन योर लास्ट पार्ट। अभी क्वेश्चन आएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई यार मैं इन्फ्लुएंस करता हूं उनको। ओके 51% से ज्यादा, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट होल्डिंग एंड सब्सिडरी। यानी मेरे को बताओ लेंडिंग कौन है, लेंडिंग कौन है होल्डिंग, और जो ले रहा है वो सब्सिडरी है। जो ले रहा है वो सुन कौन रहा है, कौन किसका सुनेगा, होल्डिंग सब्सिडरी का सुनेगा या सब्सिडरी होल्डिंग का सुनेगी, सब्सिडरी होल्डिंग का सुनेगी। क्यों ऐसा होगा सब्सिडरी होल्डिंग का सुनेगी, अरे होल्डिंग ज्यादा है यार 15% है, जो बोलेगा होल्डिंग वैसे ही करेगी ना सब्सिडरी। तो उस केस में दैट बॉडी कॉर्पोरेट इज अकस्टम्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू विच कंपनी, लेंडिंग कंपनी। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, आई डू थिंक समझ में आया मालिक। अगर ये समझ में आया पक्का, अगर समझ में आया तो मैं आपको बता दूं। ओके यानी ये कौन सा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है, हु इज गिविंग लोन टू हुम, 185(2) में कौन किसको लोन दे रहा है, 185 कंपनी कौन है, मतलब थर्ड की, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ इसी में बात कर रहा हूं कि इसमें मेरे को और चीज समझानी है आपको। कौन लोन दे रहा है अपने एग्जांपल के हिसाब से, होल्डिंग टू सब्सिडी, क्योंकि अपन ने क्या समझा हु विल एक्ट अकॉर्डिंग टू हुम। सी व्हाट इज द लास्ट क्राइटेरिया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हु इज रिसीविंग ए लोन इज अकस्टम्ड टू एक्ट टू ए लेंडिंग कंपनी। जो लेंड कर रहा है वो कंपनी के हिसाब से उस बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट कर रही है। जब मैं बोल रहा हूं बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट कर रही है, मतलब कौन एक्ट कर रहा है, बोर्ड, यानी उधर का बोर्ड ये बोर्ड के हिसाब से सुन रहा है। नहीं समझ में आया, वो उधर का बोर्ड उस बोर्ड के हिसाब से सुन रहा है, ये समझ में आया। तो इसका मेन कारण क्या बताया आपने, होल्डिंग एंड सब्सिडी। मेरे ख्याल से फ्रीज करें इसको पक्का। तो मेरे को बताओ 185, नहीं अभी तक ये खत्म नहीं करूंगा मैं, ये इसमें ही बैंड बजाऊंगा मैं अभी इसमें। मेरा डिस्कशन आने दो वो पॉइंट पे, जरूरी नहीं है, वो डिस्कशन बाद में रखेंगे, पहले पॉइंट ये आता है मेरा 185। इतना बोलो ये समझा क्या पॉइंट, होल्डिंग एंड सब्सिडी का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल में पूछ रहा हूँ, ओके मेरे को बताइए 185(2) का वापस रिपीट करिए। 185(2) क्या बोलता है, ओके कंपनी 3 जन को लोन दे सकती है, लेकिन एसआर प्लस प्रिंसिपल बिजनेस। ओके 3 जन कौन कौन आते हैं, प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर ऑफ कंपनी भी डायरेक्टर या मेंबर है, बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें सब डायरेक्टर मिला के 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अकस्टम्ड टू एक्ट, जिसका मैंने एग्जांपल क्या बताया था आपको, होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडी कंपनी, एंड होल्डिंग कंपनी इज गिविंग लोन टू सब्सिडी कंपनी। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके प्लीज मेक ए नोट। 185(3) क्या था, 185(3) क्या था, एग्जाम्पशन मतलब क्या समझा था मैंने, ये समझाया हुआ मैंने स्टार्टिंग में, क्या बताया था 1 और 2 में से हम लोग निकालेंगे। तो जो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन में भी 4 एग्जाम्पशन है, मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मेरे को अभी कुछ समझाना इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसमें से तीसरा और चौथा एग्जाम्पशन ये है, चौथा तो छोड़ दो, तीसरा ये है होल्डिंग टू, अगर होल्डिंग कंपनी है और वो होल्ली ऑन सब्सिडरी को,
क्या बोला मैंने? होल्डिंग कंपनी है, वो होल्ली ओन सब्सिडी को अगर लोन देता है, ओके, गारंटी देता है, सिक्योरिटी देता है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी 185(1) और 1(2) एप्लीकेबल नहीं, यानी आप देखो ये येलो वाला कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी होल्डिंग टू, अगर कोई होल्डिंग कंपनी और होल्ली ओन सब्सिडी को लोन दे रही है तो वो 100% 100% वाला, मतलब होल्ली ओन सब्सिडी बोला मैंने, होल्ली ओन सब्सिडी को दे रही है लोन। तो मेरे को बताइए, ओके, आराम से, घाई मत करना, बिकॉज यही चीज मेरे को मतलब मेन टारगेट रहेगा अपना। ओके, मेरे को बताइए इसका मतलब, अगर कोई होल्डिंग कंपनी टू होल्ली ओन सब्सिडी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, जब मैं बोल रहा हूं लोन तो तीनों नाम लेने के तुमने, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन तुमने तीनों नाम रखेंगे। कौन से? लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, ये तीनों दे रही होगी, ये तीनों दे रही होगी, ये तीनों दे रही होगी, तो उसको 185(1), 185(2) एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी मेरे को बताओ इसका मतलब क्या निकला? अगर कोई होल्डिंग टू होल्ली ओन सब्सिडी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे रही है, तो इसका मतलब क्या मुझे एसआर पास करने की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे प्रिंसिपल? परफेक्ट, पक्का समझा? 186, परफेक्ट, 186 ध्यान में रखना होगा। यानी इसमें से ये 2 पॉइंट लगेंगे नहीं, मेरे जो नीचे के 2 पॉइंट जा रहे हैं वो नहीं लगने वाले, लेकिन 186 तो लगे। 186 तो सेपरेट सेक्शन है ना, 186 का तो डिस्कशन अभी आ ही नहीं रहा है, मेरे ख्याल से फ्रीज करे। ठीक है, तो आपको 185(3) में आपका इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से आपने कवर कर लिया है। ओके, 3 में से 1 2 3 क्या था? होल्डिंग टू होल्ली ओन सब्सिडी, और इसमें क्या दिया है? लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। भारत माता की जय, समझ में आया? आई डू थिंक फ्रीज करे इसको। एनी प्रॉब्लम इधर तक? पक्का ना? ठीक है, अब यहां पर और चौथा एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला है? होल्डिंग टू सब्सिडरी, एग्जम्पशन में होल्डिंग टू सब्सिडरी, लेकिन यहां पर नाम दिया है खाली गारंटी एंड सिक्योरिटी। यानी मेरे को ये समझाओ, ये मतलब क्या है? होल्डिंग टू सब्सिडरी, गारंटी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब अगर कोई होल्डिंग कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी, यानी 51% से ज्यादा है लेकिन 100 से कम है, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को अगर गारंटी देता है या सिक्योरिटी देता है, क्या बोला मैंने? गारंटी देता है या सिक्योरिटी देता है, तो एग्जम्प्ट है। कौन सा सेक्शन एग्जम्प्ट है? 185(1), 185(2), ये दोनों एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है, इसका मतलब उनको क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है? नहीं। क्या उनको लोन प्रिंसिपल पर्पस के लिए देना जरूरी है? नहीं। यानी गारंटी, जब मैं लोन बोला इधर लोन, गारंटी, सिक्योरिटी आता है, तो प्रिंसिपल पर्पस के लिए यूज करोगे क्या? नहीं। खत्म स्टोरी। ओके, तो फिर मेरे को बताओ, ये जो येलो किया है ये सिर्फ किसको एप्लीकेबल हो रहा है? होल्डिंग टू सब्सिडरी फॉर लोन। अगर कोई होल्डिंग टू सब्सिडरी लोन दे रहा होगा, ओके, तो उस टाइम पे एसआर प्लस, ये बहुत याद रखना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको समझाता हूं, ये इस तरह से लिंक है। हाँ, अगर मैं एग्जामिनेशन में पूछ रहा हूं होल्डिंग टू होल्ली ओन सब्सिडरी, 185 एप्लीकेबल नहीं है, 185(1) एप्लीकेबल नहीं है, मतलब है ही नहीं एप्लीकेबल। ओके, होल्डिंग टू सब्सिडरी 185 एप्लीकेबल नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी एंड सिक्योरिटी, बट फॉर लोन 185 इज एप्लीकेबल। और 185 कौन सा एप्लीकेबल होगा? 2। कैसे 2 में फिट हो रहा है? बिकॉज दैट बॉडी कॉर्पोरेट इज अकस्टम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लेंडिंग कंपनी। फ्रीज करे। आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से क्लियर है अभी सेक्शन इज इंटरप्रिटेशन क्लियर नाउ। ओके, तो मैंने एग्जाम्पशन में तो दोनों चीज कवर कर ली, 2 चीज, अब 2 जो बची है वो बाद में देखते हैं, पर इधर तक कोई दिक्कत? ओके, तो एकदम आराम से लास्ट टाइम इसको रिपीट करते हैं। ओके, अभी मैं केस लॉस में जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं 153 खत्म ही कर दूंगा। ओके, पहले मेरा क्वेश्चन, किसको किसको लोन नहीं दे सकते? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ओके, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव पार्टनर ऑफ ऊपर के डायरेक्टर, एंड अ फर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर आर पार्टनर। मां कसम, तुम देखो, और लेकिन कहीं पर भी मैंने प्राइवेट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोला है। तो क्या मैं प्राइवेट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या पब्लिक कंपनी को लोन दे सकता हूं? यस, लेकिन 185(2) बोलता है अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें तुम्हारा डायरेक्टर उधर डायरेक्टर है या मेंबर है, ओके, तो उनको लोन देते वक्त एसआर प्लस प्रिंसिपल बिजनेस याद रखना। ठीक है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, कॉर्पोरेशन, एनीथिंग, अगर उसमें तुम्हारा डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल अदर, तुम्हारे डायरेक्टर, तुम्हारे होल्डिंग कंपनी के लेने के नहीं इधर, तुम्हारे डायरेक्टर, अगर उनके पास 25% से ज्यादा वोटिंग पावर है तो एसआर पास करना पड़ेगा, प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा सिनारियो, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो लेंडिंग कंपनी का बॉडी कॉर्पोरेट है, उनसे सुन रही है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी है उसका सुन रही है, उस केस में आपको एसआर प्लस प्रिंसिपल बिजनेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन 185(3) बोलता है होल्डिंग टू होल्ली ओन सब्सिडी अगर लोन देना है, गारंटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, आप डायरेक्टली जा सकते हो। होल्डिंग टू सब्सिडरी अगर गारंटी या सिक्योरिटी देनी है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। खाली मतलब ये कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल होगा? लोन। मेरे ख्याल से फ्रीज करे। आई डोंट थिंक समझ में आ रहा है? ओके, नेचुरल इंटरप्रिटेशन। अब इसके अलावा और इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, सर ऐसी कोई कंपनी हो सकती है जो होल्डिंग सब्सिडी नहीं है फिर भी वो सुनती है। हाँ, हो सकती है। एग्जांपल है यार, मैं होल्डिंग सब्सिडी की बात नहीं करता, मैं सेपरेट कंपनी है, लेकिन मैं जगह यूज कर रहा हूं मुकेश भाई अंबानी की, मतलब मेरे बाजू में मुकेश भाई अंबानी बैठते हैं,
ओके, अभी मेरे को मुकेश भाई अंबानी गाइड करते हैं कि भाई ऐसा करने का, ऐसा करना, और मैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैं बोर्ड या मैं डायरेक्टर, मैं उनका सुनता हूँ। अभी आप बोलोगे सर सुनने का रीजन बताइए, रीजन नहीं है, एक्ट ने रीजन नहीं दिया है। मैंने आपको क्या बोला, एक्ट कभी रीजन नहीं देगा, तुमको निकालना है। रीजन पूछा मैंने, क्या बताया था 169 में, याद आया क्या? 169 के टाइम पे क्या बताया था, तुमको निकालते वक्त रीजन चाहिए क्या? तो एक्ट रीजन नहीं बता रहा है, एक्ट ये नहीं पता कर रहा है कि तुम क्यों उसकी सुन रहे हो। एक्ट ये क्वेश्चन नहीं करेगा तुम उसकी सुन क्यों रहे हो, एक्ट ये बोलेगा तुम सुन रहे हो ना, कारण क्या है वो सेकेंडरी है मेरे लिए। नहीं समझ में आया? कारण क्या है वो सेकेंडरी है मेरे लिए, तुम सुन रहे हो ना, सेक्शन बोलता है तुम सुन रहे हो तो तुमको एसआर पास करना पड़ेगा, तुम सुन क्यों रहे हो ये डिस्कशन मत करो। हाँ, मैंने एग्जांपल ये बताया आपको कि तुम सुनते क्यों हो। यूजुअली सुनने वाला बंदा कौन होता है, होल्डिंग सब्सिडी, लेकिन उसके अलावा भी सुनने वाले बंदे हो सकते हैं जिसका अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। सर क्यों सुन रहे हैं, हो सकता है ओके बैक ऑफ द एंड से पैसा लगा होगा, डायरेक्ट नहीं लगा होगा, लेकिन उनका सुनना होगा। प्रोबेबली वी आर यूजिंग देयर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो अपने सारे डिसीजन मेकिंग उनके थ्रू जाते हैं। या ओके मैं उनका सप्लायर हूं, मेरा पूरा बिजनेस उनके पास है, मैं उनका सप्लायर हूं, किसका, मुकेश भाई अंबानी का। ओके मेरा 98% सेल जो हो रहा है वो मुकेश भाई अंबानी की वजह से हो रहा है, और 2% बाहर चिंदी चोर। तो मेरे को बता मैं किसका सुनने वाला हूं, किसका सुनने वाला हूं, मुकेश भाई अंबानी का सुनने वाला हूं। वो बोलेगा ये प्लान चेंज करना है तो ये प्लान चेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब मेरे को पता होल्डिंग सब्सिडी कॉन्सेप्ट है क्या, कस्टम टू एक्ट, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना। पर सर फिर बाद में उसमें तीनों चीज आ जाएगा ना। तीन कौन से? गारंटी, सिक्योरिटी, लोन। हाँ ये यहाँ पर तो तीनों चीज है ना। यहाँ पर अगर ये कंपनी के जो 185 जब 2 की बात करेंगे तो याद रखना 185 2 क्लियर बोलता है कि आपको अगर यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन या आपको लोन दिया गया है तो लोन प्रिंसिपल पर्पस के लिए लेना चाहिए, लेकिन लोन किस कंटेक्स्ट में मिलना चाहिए, आपको लोन मिला होगा जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी होगी। फिर कंपनी ने सिक्योरिटी दी, लोन आपको बैंक ने दिया, लेकिन सिक्योरिटी किसने दी, कंपनी ने। अब समझो इसका इंटरप्रिटेशन, अगर ये पॉइंट पे डाउट है तुमको तो मैं क्लियर कर दूं। देखो अल्टीमेटली किसकी बात हो रही है, पैसों की। अब देखो मैं किसको लोन नहीं दे सकता, एक नाम दे दो, डायरेक्टर को नहीं दे सकता अपना। अगर एग्जांपल याद है कौन सा लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, मिस्टर ए इज डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड, याद आया एग्जांपल। ओके अब मेरे को बताओ क्या एक्स लिमिटेड मिस्टर ए को लोन देगी? नहीं। लेकिन फिर मिस्टर ए को तो मालूम है ये चीज क्योंकि उसने पढ़ा है सेक्शन। तो मिस्टर ए एचडीएफसी बैंक के पास जाता है और एचडीएफसी बैंक को बोलता है मेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए। एचडीएफसी बैंक बोलता है ठीक है कोई गारंटी रख, गारंटी दे, गारंटी। तो मिस्टर ए एक्स लिमिटेड के पास जाता है, एक्स लिमिटेड बोलता है मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जब मैं लोन बोलता हूँ तो उसका कंटेक्ट गारंटी या सिक्योरिटी के सामने समझना। तो इवन दे कैन गिव गारंटी टू डायरेक्टर्स लोन के एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। अभी मिस्टर ए एचडीएफसी बैंक के पास गया, मिस्टर ए एचडीएफसी बैंक के पास गया, मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक ने बोला मुझे सिक्योरिटी देनी होगी। तो एक्स लिमिटेड बोलता है हमारी एक प्रॉपर्टी है वो सिक्योर कर लो। एक्स लिमिटेड की प्रॉपर्टी है, किसकी है, एक्स लिमिटेड। और लोन किसको दिया जा रहा है, डायरेक्टर एक्स को नहीं, मिस्टर ए को। कंपनी गारंटी कौन दे रहा है, गारंटी कौन दे रहा है, कंपनी। गारंटी एक्स लिमिटेड दे रही है, गारंटी सॉरी गारंटी नहीं, सिक्योरिटी कौन दे रहा है, एक्स लिमिटेड दे रही है। और लोन किसको मिल रहा है, मिस्टर ए को, जो प्रोहिबिटेड है, तो भी नहीं चलेगा ना। तो जब मैं लोन बोल रहा हूँ ये लोन प्रिंसिपल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, इसका मतलब उसके कंटेक्स्ट में गारंटी सिक्योरिटी सब आ रही है, ये याद रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो वो जो लोन लिया जा रहा है, एग्जांपल ये बॉडी कॉर्पोरेट है जो मेरा सुन रहा है, क्या मैं उसको लोन दे सकता हूँ? एग्जांपल कैन आई गिव लोन टू ए सब्सिडरी कंपनी, हाँ या ना? ठीक है। अब लोन की जगह ओके ऐसा हो सकता है लोन जो सब्सिडरी कंपनी है वो एचडीएफसी बैंक के पास जाए और एचडीएफसी बैंक से लोन मांगे और एचडीएफसी बैंक बोले कि भाई हमें कोई गारंटी चाहिए, और वो सब्सिडी होल्डिंग के पास आए और होल्डिंग उसकी गारंटी देता है। होल्डिंग बोलता है तुम टेंशन मत लो एचडीएफसी बैंक, अगर वो चुका नहीं पाए तो मैं चुका पाऊंगा। तुम समझे? तो भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है ना। ये सेक्शन अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। सब्सिडियरी को अगर गारंटी दिया तो ये नहीं होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अरे वो एग्जाम का डिस्कशन नहीं चल रहा है, हम सेक्शन की, वो मैं समझा, तो वो एग्जाम हो रहा है इधर से हो रहा है। मैं बोल रहा सेक्शन अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन अट्रैक्ट करते वक्त खाली लोन मत देखो तुम। तू क्या बोल रहा था अभी, लोन का ही डिस्कशन चल रहा है ना, लोन नहीं है, इट मे इंक्लूड लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। समझा? ठीक है चल दूसरा एग्जांपल इसके अंदर मेरे को बताओ, क्या मैं मुकेश भाई अंबानी का सुन रहा हूँ? क्यों सुन रहा हूँ मुकेश भाई अंबानी का? क्योंकि बाजू में है, बाजू में वो 98% सप्लायर है मेरे, मतलब कस्टमर है मेरे, मतलब मेरा 98% सेल उनसे हो रहा है। ओके अब मैं एचडीएफसी बैंक में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ 10 करोड़ का लोन चाहिए। एचडीएफसी बैंक बोलता है गारंटी ला। तो मुकेश भाई अंबानी ओके बिकॉज उनके हिसाब से सुन रहा हूँ, मुकेश भाई अंबानी ओके उनको गारंटी देते हैं। क्या इस पोर्शन में कवर हो रहा है वो?
हाँ हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि Third थर्ड में हो रहा है, ये येलो मार्क किया है उसमें, क्योंकि मैं उससे सुन रहा हूँ। लेकिन अपन फिर तुम डिबेट क्या करोगे? तुम डिबेट क्या करोगे? सर इधर तो आपने खाली लोन ही लिखा है, लोन इज यूज फॉर प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ये लोन, हाँ मतलब अपन ने गारंटी दी है, तो लोन ही दे, गारंटी एंड सिक्योरिटी किसके आगे दी जा रही है? लोन के आगे। तो यहाँ पर जब वो इंटरप्रिटेशन आ रहा है तो मेक इट श्योर ये आपको सारा तीनों चीज ली जा रही है। तो आप समझे ये पॉइंट पे, ये डायरेक्ट लोन के कंसेप्ट में नहीं आ जाएगा। और सर क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक रहेगा। यस 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 यस। देखो आपको किसको किसको निकालना है, ओके आपको ऐसा याद रखना है, इसको मैं ऐसे दे सकता हूं, आप 5 नाम याद रखिए। 5 नाम क्या है? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ओके रिलेटिव, पार्टनर और फर्म, जिनके अंदर ये है। ये 5 नाम अच्छे से होने चाहिए। इसको अपन बोल देंगे स्पेसिफाइड पर्सन। क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 185, ओके स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 185, ओके इनको कंपनी लोन दे नहीं सकती, गारंटी दे नहीं सकती और सिक्योरिटी नहीं दे सकती। समझ में आया? ओके जब मैं बोल रहा हूँ इनको दे नहीं सकती, मतलब एचडीएफसी बैंक के थ्रू भी नहीं दे सकती है। तो आपको ये एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। मेरे को आई डोंट नो वेदर ये अपने समझ में क्लियर आया कि नहीं, पर ये पॉइंट एग्जांपल से अच्छे से समझ लो। ओके अभी अपना एग्जांपल वही लेते हैं, एक्स लिमिटेड, ओके मिस्टर ए इज ए, कौन है अपना? सेम एग्जांपल है ना अपना, ठीक है। अब यहाँ पर समझने शुरू, ओके यहाँ पर एक्स लिमिटेड डायरेक्टली लोन मिस्टर ए को नहीं दे सकता, ये समझ में आया? ओके या एक्स लिमिटेड गिविंग गारंटी टू एचडीएफसी बैंक, गारंटी टू एचडीएफसी बैंक टू गिव लोन टू मिस्टर ए। कुछ समझ में आया? ये भी नहीं चलेगा, समझा? ओके और एक्स लिमिटेड इज गिविंग अ गारंटी नहीं, क्या है? सिक्योरिटी टू एचडीएफसी बैंक टू गिव लोन टू मिस्टर ए, नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से ये समझा? ये 3 के लॉजिक समझना। एक्स लिमिटेड क्या नहीं दे सकता? लोन नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता, सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इसका मतलब गारंटी और सिक्योरिटी मिस्टर ए को नहीं दे रहा, वो मिस्टर ए को लोन देने के लिए वो गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा है। इसलिए तो मैंने बोला कौन सी गारंटी इसमें कवर नहीं है? परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी दे सकती है ना, परफॉर्मेंस गारंटी की मिस्टर ए 2 महीने में इतना प्रोडक्शन कर लेगा, परफॉर्मेंस गारंटी 2 महीने में इतना प्रोडक्शन कर। कुछ समझ में आ रहा है? तो परफॉर्मेंस गारंटी इज नॉट कवर्ड हियर, बट विच गारंटी इज कवर्ड? फाइनेंस गारंटी। ये वाला आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जब मैं मिस्टर ए लिख रहा हूं, मिस्टर ए की जगह और क्या क्या नाम आ सकते हैं? मिस्टर ए, ओके और क्या क्या हो सकते हैं? डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी और रिलेटिव ऑफ मिस्टर ए और पार्टनर ऑफ मिस्टर ए और फर्म इन विच मिस्टर ए और रिलेटिव इज पार्टनर। मां कसम आप ध्यान रखो कितने, मतलब ये क्वेश्चन कितना कंफ्यूज हो सकता है आपको जब एग्जामिनेशन में आएगा। शायद ऐसा आएगा, एक्स लिमिटेड इज गिविंग ए गारंटी टू एचडीएफसी बैंक टू प्रोवाइड ए लोन टू मिस्टर जेड हु इज ए पार्टनर इन द फर्म, ओके विच मिस्टर ए इज ऑल्सो ए पार्टनर। यानी लोन फर्म को नहीं दिया जा रहा है, लोन उस फर्म के एक पार्टनर को दिया जा रहा है जिसके अंदर स्पेसिफाइड पर्सन है कि नहीं है? है, क्योंकि वो किधर से आता है? वो अगर आप देखोगे तो पार्टनर ऑफ डायरेक्टर। आपको आप समझे मेरा? ये आपको बहुत शांति से रीड करना पड़ेगा, और इतना जितना अपन ये फास्ट ट्रैक में वैसे कर रहे हैं वैसे नहीं होगा, लेकिन ये शांति से समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से डन, अभी समझ में आ गया? मेरा मेन कंटेक्स्ट है यहाँ पर जो कंफ्यूजन था, इसका जो डिबेट था, सब लोग को अगर बाई चांस कंफ्यूजन था कि भाई लोन की बात हो रही है, तो जब लोन बात करते हो गारंटी एंड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ध्यान में। आई डू थिंक स्ट्रक्चर खत्म करें एवरीबडी। तो 185 1, 185 2 फटाफट रिपीट करो, फिर 185 3 को मैं क्लोज करता, फिर बाद में इसके केस लॉ पे आते हैं। यस, नहीं फर्म की होल्डिंग नहीं आती, फर्म की नहीं, फर्म मतलब फर्म की होल्डिंग मतलब नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्म होल्डिंग। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट की होल्डिंग होती है, पार्टनरशिप फर्म की होल्डिंग नहीं होती। पार्टनरशिप के फर्म के पार्टनर्स ही होंगे। अगर वो एलएलपी है तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट, फिर तो आपको छोड़ना ही है ना, फिर तो आपको छोड़ना ही, फिर आपको नीचे में जाना है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फटाफट प्रोहिबिटेड सेक्शन क्या बोलता है? किसको किसको लोन नहीं देते? रटने का खत्म, बस अभी कॉन्सेप्ट समझ गया ना? रटने का बस, अभी ना वो रटा होना चाहिए, 10 पॉइंट ऐसे ये सब रटे होने चाहिए, ताकि क्या अपना आंसर प्रोफेशनली निकले। पहला डायरेक्टर, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, डायरेक्टर
रिलेटिव, पार्टनर, फर्म। ओके, लेकिन फर्म याद रखोगे तो जिसमें खाली डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर प्लस रिलेटिव, यहां पर ये याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि आगे जब 188 देखेंगे हाँ उसमें खाली डायरेक्टर है हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर 188 अट्रैक्ट होगा तो जो फर्म की बात करेंगे उसके अंदर हम डायरेक्टर की बात करेंगे। 185 जब लोन की बात करेंगे तो वो डायरेक्टर प्लस रिलेटिव की बात करेंगे। वहां पर दो क्राइटेरिया अलग अलग, उसमें डायरेक्टर का नहीं है, उसमें अलग वे से कवर्ड है। अलग वे से कवर्ड कैसे होगा वो देखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 188 मतलब तीसरा लेक्चर जब आएगा अपना, उस टाइम पे इस दोनों को मर्ज करेंगे अपन, पर अपने को ध्यान रखना होगा। तो अभी इसमें क्या कवर्ड है, डायरेक्टर प्लस रिलेटिव ऑफ दैट डायरेक्टर। क्लियर, ये फ्रीज करे, ठीक है। 185(2) क्या बोलता है, किनको लोन दे सकते हो। देखो पहला 5 छोड़ दिया तो सबको लोन दे सकते हो, लेकिन 185(2) बोलता है ये 3 जन को तुम लोन दोगे तो एसआर और प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए पैसा। तो ये 3 कौन है, प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर ऑफ कंपनी, याद रखना होल्डिंग कंपनी, सच डायरेक्टर मत लिखना, सच डायरेक्टर लिखा तो ऊपर के दोनों आ जाएंगे। तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज अ डायरेक्टर और मेंबर, फ्रीज करे, ठीक है। सेकंड, बॉडी कॉर्पोरेट इन विच director along with other director of company is holding 25% or more voting power in general meeting। in general meeting का board meeting नहीं, general meeting मतलब shareholders है in general meeting। and तीसरा point, body corporate which is accustomed to act according to a lending company, freeze करे everybody। तो 185(2) आपको ध्यान में रहना चाहिए। yes वर्ड नहीं रे, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेट है ना यार, फिर तो पार्टनरशिप फर्म भी डाल उसमें, पार्टनरशिप फर्म थोड़ा ना आएगा बॉडी कॉर्पोरेट में। हाँ ओपीसी तो यार है ना, कॉर्पोरेट है ना यार। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब तुम समझो शुरू, मतलब देखो कंपनी बोला तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, मैंने समझाया हुआ है। तो अपने को कंपनी तो हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट लिखने की जरूरत क्या थी, क्योंकि इसमें 2 चीज और इंक्लूड करो, फॉरेन कंपनी भी डालो और कॉर्पोरेशन भी डालो, LIC होंगे, ओके, जो ये कॉर्पोरेशन होते हैं जो गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, UTI हो गया, ये सब भी आ जाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में। हाँ वो कंपनी है ना रे, अरे मेरे भाई डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट या पब्लिक ही होती है यार, मैंने बताया था प्राइवेट या पब्लिक ही होगी वो, इट इज नॉट ए सेपरेट क्लास ऑफ कंपनी। देख 2 मेन क्लास ऑफ कंपनी है, प्राइवेट एंड पब्लिक। OPC प्राइवेट, सेक्शन 8 कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, डोरमेंट प्राइवेट पब्लिक है 2 ही। गवर्नमेंट कंपनी भी ऐसी है, प्राइवेट नहीं होगी पर पब्लिक का होगा, लेकिन उनकी सब्सिडी प्राइवेट होती है फिर। हाँ ये दो, ये सब नहीं, ये सब तो 2 में ही आते ना, अरे ये सब तो 2 में ही आते मेरे भाई, सेक्शन 8 भी ये 2 में ही आते हैं, OPC भी ये 2 में आते हैं। तो फिर और क्या इंक्लूड करना है, इन 2 में फॉरेन कंपनी नहीं आती, प्राइवेट और पब्लिक में दे आर नॉट फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी सेपरेट क्लास ऑफ कंपनी। तो फॉरेन कंपनी को लाने के लिए अपने को बॉडी कॉर्पोरेट यूज करना पड़ता है। कॉर्पोरेशंस, LIC हो गया, UTI हो गया, ये सब है, ये ना प्राइवेट है ना पब्लिक है, दिस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लॉ। एक स्पेशल लॉ बना, स्पेशल लॉ की वजह से उनका आइडेंटिटी आई है, उनको कंपनीज एक्ट से आइडेंटिटी नहीं मिली है, तो अब उनको भी कवर करना है हमें, तो इसीलिए हमने बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया। तो फिर मेरे को होता ना, पहले इसमें क्यों नहीं कवर किया, प्राइवेट कंपनी की जगह बॉडी कॉर्पोरेट क्यों नहीं यूज किया। दे डोंट वांट टू इंक्लूड फॉरेन कंपनी, कॉर्पोरेशंस, जहां पर हमारा डायरेक्टर वहां पर भी डायरेक्टर है। मेरे ख्याल से फ्रीज करे, समझ में आ गया, आई थिंक पक्का समझा। अभी ये चीजें क्लियर रखो। तो सेक्शन 8 कंपनी कुछ अलग क्लास ऑफ कंपनी है या डोरमेंट कंपनी कुछ अलग क्लास ऑफ कंपनी है, फालतू टाइम पास मत करना। हाँ ये चीज क्लियर हो, अरे बड़बड़ करो एकदम क्लियरली बड़बड़ करो। ओके, अपने पास 2 क्लास ऑफ कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक। आप OPC भी बोलोगे सर OPC अलग कंपनी है, अबे झंडू, मतलब प्राइवेट लिखते, नाम लिखते वक्त ध्यान रखना, इवन सेक्शन 8 बोलो, डोरमेंट बोलो, हम क्लास ऑफ कंपनीज मतलब वो जो कैटेगरीज है उसमें से क्लास निकालते हैं और क्लास में से अलग अलग होता है, तो इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट ध्यान रखना वर्ड। शब्द क्लियर है, ओके पक्का ये, ओके। अब मेरे को बताओ एग्जाम्पशन की लिस्ट में से कितने 2 एग्जाम्पशन कौन से क्लियर है, दोनों होल्डिंग टू सब्सिडरी, होल्डिंग टू होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, डन मालिक, ओके। अब पहले दो क्या है, क्या मैं MD को लोन दे सकता हूं, MD का फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर, इज मैनेजिंग डायरेक्टर ए डायरेक्टर ऑल्सो, यस, क्योंकि इसके नाम में डायरेक्टर है, तो अब डायरेक्टर का प्रोहिबिशन आ जाएगा, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर इज लाइक माई एम्प्लॉई, MD इज लाइक माई एम्प्लॉई, डायरेक्टर्स आर नॉट माई एम्प्लॉई। रोज के रोज कौन काम करेगा, बोर्ड या डायरेक्ट MD, तो MD तो लोन, अरे यार एम्प्लॉय है तो लोन लेगा ना, एम्प्लॉय है तो लोन तो लेगा ही, इसलिए पहले एग्जाम्पशन में इन लोग ने बोला है MD को तुम लोन दे सकते हो। किसको लोन दे सकते हो, MD को, लेकिन क्लियर कर बोला हुआ है ये लोन तुम सारे एम्प्लॉय को देते होंगे, ये सिर्फ MD के लिए अलग से नहीं कर रहे हो तुम, ये ऐसे कैटेगरी ऑफ लोन जो MD को दिया जा रहा है ना, ये लोन तुम सारे एम्प्लॉय को दिए रहे हो, सारे एम्प्लॉय को दे रहे हो, और ये लोन देने की प्रथा जो है वो SR से हुई है।
यानी आपने ऑलरेडी स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है कि हम लोग सारे एम्प्लॉय को लोन दे सकते हैं। अगर आपने एसआर पास कर लिया है तो अगर आप लोन एमडी को दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोन इज गिवन टू एमडी, लोन इज गिवन टू एमडी। भारत माता की जय, समझ में आया? मेरे ख्याल से फ्रीज करे तो एग्जामिनेशन का पहला पॉइंट समझ गया। और दूसरा पॉइंट ऐसा है, उन्होंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं इधर ऊपर करता हूं, थोड़ा सा ये दिखने में गया है। लोन किसको दिया हुआ है? मेरा क्वेश्चन, लोन किसको दिया है? एमडी को दिया है, लेकिन वो लोन कैसी कैटेगरी वाला है? जो सबको, सारे एम्प्लॉय को देते हैं, और वो एम्प्लॉय को देने के पहले हमने क्या पास किया हुआ है? एसआर। एमडी को देने के पहले एसआर पास नहीं किया है। ये कैटेगरी ऑफ लोन सारे एम्प्लॉय को देंगे तब एसआर पास किया है। लेकिन आप सिर्फ एमडी को कर रहे हो, इसका मतलब खाली एमडी के लिए कर रहे हो, ऐसा तो गलत हो जाएगा, फिर 185 ब्लॉक करेगा, क्योंकि एमडी इज ए डायरेक्टर। नहीं समझ में? हाँ, बड़ी कोई कंपनी है तो लोन का अप्रूवल, ये प्रोसीजर टास्क है, इसमें पंचायती मत कर, वो प्रोसीजर है। अपन का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ओके, मेरे को बताओ ब्लॉक किसको किया? एम्प्लॉय को देने के लिए ब्लॉक किया क्या ऊपर? बोला क्या मैंने एम्प्लॉय? तो एम्प्लॉय का डिस्कशन ही नहीं है। अपन ने ब्लॉक किसको किया? डायरेक्टर। तो एमडी भी तो डायरेक्टर होता है ना, तो एमडी को भी पैसा नहीं मिलेगा। मैनेजर किधर बोला मैंने? मैनेजर बोला, वर्ड किसका? मैनेजर। मैनेजर यूज नहीं किया क्योंकि मैनेजर में कंपल्शन नहीं है कि वो डायरेक्टर रहेगा, समझा? तो मैनेजिंग डायरेक्टर कॉन्सेप्ट जब मैं यूज कर रहा हूं तो उसका कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ओके भाई, डायरेक्टर वो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर्स, हाँ ये दोनों रहेंगे आपके। तो जो डायरेक्टर की कैटेगरी है वो पर चैप्टर 3 के बाद ये क्लियर होता है, पर ये उनको लोन दोगे, पर क्या कैटेगरी क्या है? एसआर पास होना जरूरी है। लेकिन और ये खाली इन दोनों को लोन नहीं मिल रहा है, लोन किसको मिलेगा? सारे जन को, सारे एम्प्लॉय को, मतलब यानी तुम सबको ट्रीट एक जैसा कर रहे हो। और जो सेकंड पॉइंट है, जो बचा हुआ अपना एग्जाम्पशन का सेकंड पॉइंट है, इन लोग ने ऐसा लिखा है, बुक मतलब जो बैरक में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई कंपनी है जिसका मेन काम ही लोन देना है, गारंटी देना है, सिक्योरिटी देना है। को समझेगा? छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी कोई कंपनी है जिसका मेन काम ही लोन देना है, जिसका मेन काम ही गारंटी देना है, जिसका मेन काम ही सिक्योरिटी देना है, और उसने लोन दिया है। उसने क्या दिया है? लोन दिया है। और वो लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो मिलता है वही मिल रहा है, यानी 7% वाला केवीपी एनएससी पे जो मिल रहा है। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट मां कसम क्राइटेरिया है। मेरे को बताओ एग्जाम्पशन किसको दिया हुआ है? ऐसी कंपनी जो क्या करती है? लोन देती है, गारंटी देती है, सिक्योरिटी देती है, और ऐसी कंपनी ने लोन दिया है। क्या दिया है? लोन। यानी अगर गारंटी सिक्योरिटी दिया है तो एग्जाम नहीं है। अगर ऐसी कंपनी कोई गारंटी या सिक्योरिटी देती है तो भी आपको 185 को ध्यान में रखना होगा, समझ में आया? और ऐसी कंपनी का नाम नहीं पता आई डोंट नो हाउ मेनी फेयर अवेयर, दिस इज नथिंग बट एनबीएफसी। मैं उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये लोग ओके क्या देते हैं? 3 चीजें देते हैं, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। लेकिन एग्जाम्पशन खाली किसको दिया है? लोन को दिया है। ओके, तीनों को नहीं दिया है। लोन को एग्जाम्पशन है, और इसमें भी इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जितना, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। मार्केट इंटरेस्ट नहीं होता कभी भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मार्केट इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब एनएससी, केवीपी, जीपे कितना मिलता है। ओके, अभी का जो एग्जैक्टली है 6%, 7%, लेकिन मार्केट इंटरेस्ट अभी 6% है। कल तो और भी कम हुआ होम लोन, 6.2%, 3% तक जाएगा, मालूम है होम लोन। तो मतलब तू क्या ऐसे ये कैटेगरी करेगा? इसीलिए ये लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट। पर ठीक है, वो अपना ज़्यादा कंसर्न उसके लिए नहीं है। मेन मेरा क्या समझाना आपको, कुछ समझा? ओके, अगर कुछ समझा तो एग्जाम्पल देखते जाइए, स्क्रीन पे खत्म करते जाइए। ये तो मेरे ख्याल से कैटेगरी क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? तो अभी इसी एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। मैं बोलता हूँ एक्स लिमिटेड लोन दे रही है टू मिस्टर ए हु इज ए एमडी। मेरे को बताइए, और ये लोन सबको देते हैं, चलेगा? 185 अट्रैक्ट और नॉट अट्रैक्ट, 185 3 से एग्जम्प्ट है, तो लोन कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ऊपर के लोन नहीं दे सकते। ये देख लेना, क्रॉस किया मैंने, जो क्रॉस, जब भी मैं क्रॉस करता हूं मतलब नहीं हो सकता। हाँ हुआ मतलब पॉजिटिव है, ना होता मतलब मैं लिखता नहीं हूँ हाँ या ना, वैसे क्रॉस और यस करता हूँ मैं। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब समझो शुरू। एक्स लिमिटेड ओके इज ए एनबीएफसी, हो, और इसने लोन दिया है हो मिस्टर ए को, जो डायरेक्टर है, खाली एमडी नहीं है, डायरेक्टर है खाली। ओके, मेरे को बताओ 185 3 में आएगा, एग्जम्प्ट है या नहीं है? एग्जम्प्ट है। परफेक्ट बेटा, अगर ये समझ में आया तो अगला तो आंसर आना ही चाहिए। एक्स लिमिटेड एनबीएफसी है और उसने गारंटी दी है। क्या दी है? गारंटी दी है, गारंटी और सिक्योरिटी दी है। गारंटी या सिक्योरिटी दी है किसको? मिस्टर ए को, जो डायरेक्टर है।
ओके 185(3) एग्जम्प्ट है या नहीं है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ बेटा? क्योंकि 185(3) एग्जम्प्ट इज ओनली फॉर लोन। ठीक है, अब इसको और कंफ्यूज करता हूँ, लास्ट कंफ्यूजन, एनबीएफसी है, एनबीएफसी है और इसने गारंटी सिक्योरिटी दी है टू मिस्टर ए हु इज एमडी। ओके 185(3) एग्जम्प्ट या नहीं? क्यों? डायरेक्ट एमडी है, गारंटी सिक्योरिटी दिया है, गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकती, एनबीएफसी नहीं दे सकती है, एमडी को दे सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, तो गारंटी सिक्योरिटी का है। लेकिन एक चीज़ क्लियर रखना, जब यहाँ पर जो गारंटी सिक्योरिटी बोल रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एक चीज़ क्लियर रखना, यहाँ पर जब 185(3) करता है क्लियर, तो लोन की ही बातें करता है टू एमडी और डब्ल्यूटीडी, गारंटी सिक्योरिटी नहीं। तो यहाँ पर भी आपका याद रखना, एग्जम्प्ट होगा क्या? नहीं। ओके, क्योंकि गारंटी सिक्योरिटी टू एमडी इज नॉट कवर्ड। एम्प्लॉय, समझ में आया? अरे एम्प्लॉय को नहीं कवर करते ना अपन, एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को थोड़ा गारंटी सिक्योरिटी देते हैं अपन, हर एम्प्लॉय को क्या देते हैं अपन? लोन। समझ में आया? तो इस कैटेगरी के कॉन्सेप्ट से जानना चाहिए। ये हो गया आपके परमिशन कॉम्बिनेशन। आई डू थिंक ये सब समझ में आ गया, पक्का? डायग्राम ये वाला, ठीक है। एमडी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा स्पेसिफिकली, लोन टू एमडी। हाँ, लोन एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय को क्या देते हैं अपन? कोई भी एम्प्लॉय या गारंटी मांगेगा, गारंटी देते क्या अपन? ओके, तो मतलब गारंटी सिक्योरिटी इसमें नहीं है ना? मेरा क्वेश्चन क्या है, तो हर एम्प्लॉय को गारंटी सिक्योरिटी देता है? नहीं, अभी तो बोलेगा एमडी खास है तो देनी चाहिए, तो ये बोलेगा। लेकिन पॉइंट ये है, फिर इट इज नॉट गिवन टू ऑल एम्प्लॉइज, तो वो इस कैटेगरी में कवर ही नहीं होगा। लोन टू एमडी, और याद रखना और क्या नाम दिया था? डब्ल्यूटीडी। डन, क्लियर? मेरे ख्याल से डन, पक्का? अब 3-4 चीज़ें जो केस स्टडी से है, मेरे ख्याल से सेक्शन पूरा कवर हो जाए। अभी खाली लास्ट वाला रूल्स वाला है, पर रूल्स में ठीक है, खत्म है अपना, मतलब अभी कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी कन्फ्यूजन है वो मैंने सब इधर क्लियर कर दिया तुमको, ये एग्जांपल में सब हो जाना चाहिए, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाना चाहिए। ओके हाँ, और ये इसके एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि ये तुमको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है? क्या एक्स लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड को, कंपनी को लोन दे सकता है? ओके, और प्राइवेट लिमिटेड में कोई भी डायरेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोन दे सकता है? क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? 186, परफेक्ट, ये ध्यान रखो। क्या एक्स लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड को लोन दे सकता है जिसमें एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर भी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है? यस, पर 186 का प्रोसीजर, 185 का एसआर प्लस प्रिंसिपल बिजनेस। मेरे ख्याल से ये फ्री अभी समझ में आते जा रहा है क्या हो रहा है अभी, ठीक है? अभी 3-4 क्वेश्चन मेरे आएंगे। सबसे पहला, सर इन लोग ने जब लोन कवर किया है तो यहां पर इन लोग ने लोन में लिखा है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट लोन्स। क्या लिखा है? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट लोन तो समझ में आ गया, देखो डायरेक्ट लोन तो समझ में आ गया, इनडायरेक्ट लोन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसमें केस स्टडीज आया कि ये इनडायरेक्ट लोन होगा या नहीं होगा। फिर समझने का शुरू, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये इनडायरेक्ट लोन होगा या नहीं होगा, ओके, इसके ऊपर डिस्कशन आता है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, मेरा क्वेश्चन है, आराम से समझने का शुरू, ओके, क्या मिस्टर ए, अपना एग्जांपल ये जाते हैं, अपना एग्जांपल ये जाते हैं, एक्स लिमिटेड और मिस्टर ए, क्या मिस्टर ए का एक एजेंट है, मतलब ना एजेंसी जो आपने पढ़ा होगा, तो मिस्टर ए का एजेंट है, क्या एक्स लिमिटेड उस एजेंट को लोन दे सकती है? नहीं, क्योंकि ये कौन सा होगा? डायरेक्ट नहीं होगा, ये कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। तो एजेंट को लोन नहीं, यानी ये प्रोहिबिशन किसके ऊपर है? एजेंट के ऊपर है, ठीक है? किसके ऊपर है? एजेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक एचयूएफ है जिसमें मिस्टर ए करता है, क्या बोला मैंने? एचयूएफ है, मिस्टर ए करता है, मिस्टर ए करता है, क्या उस एचयूएफ को लोन दे सकता हूं? मतलब मिस्टर ए डायरेक्टर भी है कंपनी का, और कंपनी का डायरेक्टर का ही डिस्कशन चल रहा है, मिस्टर ए तो डायरेक्टर ही है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या वो उसमें वो करता है? ओके, देखो डायरेक्ट मतलब इसमें डायरेक्ट नाम आ रहा है क्या? एचयूएफ लिखा है क्या? नहीं, पर क्वेश्चन क्या आया, क्या ये इनडायरेक्ट लोन माना जाएगा? तो केस स्टडी आया नहीं, केस स्टडी आया नहीं। तो याद रखना, ओके, एचयूएफ कवर्ड नहीं है 185 में, लेकिन मैंने नहीं बोला 186 में क्या है? प्रोसीजर, यानी एचयूएफ को अगर लोन दिया जिसमें अपना डायरेक्ट है तो एचयूएफ 186 तो फॉलो ही करना पड़ेगा। समझ में आया? ये केस स्टडी है, यानी 185 का लोन कैन बी गिवन टू एचयूएफ वेयर मिस्टर ए इज ए करता। तो एचयूएफ उन्होंने अभी तक उस केस स्टडी के इसमें कंटेक्स्ट में दिया हुआ है, तो एचयूएफ का कॉन्सेप्ट निकाल लो, ठीक है?
और यूजुअली कॉसी लोन को भी ये कवर नहीं करते हैं। कॉसी लोन अगर किसी को नहीं पता होगा तो ब्रीफ बता दूं मैं, एक छोटे से फटाफट बता देता हूं। मैंने लोन दिया यश को, ठीक है, मैंने लोन उसको कंपनी के हिसाब से बताता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा वापस तुम्हारा। ओके, एक्स लिमिटेड ने लोन दिया, ओके, मिस्टर जेड को, मिस्टर जेड नहीं, मिस्टर बी को दिया। किसको दिया? मिस्टर बी को, ठीक है। ओके, अब यहां पर मिस्टर ए ने भी यहां पर लोन गिवन, और मिस्टर ए ने भी मिस्टर बी से लोन लिया था। लोन गिवन बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए। मैं एरो से जा रहा हूं, समझा? तो अब यहां पर 50,000 लोन मिस्टर एक्स लिमिटेड ने मिस्टर बी को दिया, और मिस्टर बी ने ऑलरेडी लोन दिया हुआ था किसको? मिस्टर ए को, और वो कितने का था? 50,000 का, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ मिस्टर बी क्या बोलता है? अब क्या बोलेगा मिस्टर बी इस केस में? मैंने एक्स लिमिटेड से ले लिया और मैंने और लोन किसको दिया हुआ था? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए काम कर, तू ये पैसा मेरे को देने की जगह कंपनी को दे दे। कुछ समझ में आया? दिस इज कॉल्ड कॉसी लोन। तो ये हो गया कॉसी लोन। कॉसी लोन मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बना, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये अपना इंडिया सीए फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है, सीपीटी का। तो ये डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट बना। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सेक्शन 185 अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि तो डायरेक्टली डायरेक्टर को है। आंसर इज नो, कॉसी लोन इज नॉट कवर्ड। तो खाली इनडायरेक्ट वर्ड किसको कवर कर रहा है? एजेंट। तो सबसे पहले दिमाग में रखना है, इनडायरेक्ट वर्ड किसको कवर कर रहा है? एजेंट। तो यहां पर इट इज ओके। मैं एरो मार्क करते जा रहा हूं ताकि आप एग्जांपल यूज कर सको बाद में। दे सकते हैं 185 अट्रैक्ट नहीं होगा, प्रोहिबिटिव नहीं है इसमें। पर लेकिन हाँ, इसमें केस ये देखा जाएगा बेटा कि ऐसा ना होना चाहिए एक्स लिमिटेड मिस्टर बी को दिया और वही लोन का पैसा वो मिस्टर ए को दे रहा है, क्योंकि उसने पहले लोन दिया था, उसके बाद प्रूव करेंगे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में। कल ये मेरे को बताओ, ये कंसर्न कौन रेज करेगा? मेरे को पता ऐसा किस इशू है, तुम ये प्रैक्टिकली सोचना, ये प्रोहिबिट है, मेरे को पता प्रोहिबिट है, दिया है, कौन कंसर्न रेज करेगा? ये कैसे मालूम पड़ेगा? वो बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, तुम जो इतना तुम शायद ये इस पहले कंटेक्स्ट को समझे ही नहीं, जो मैं तुमको स्टार्टिंग से समझाया। मेरे को बताओ 185 प्रोहिबिटिव है कि नहीं है? लेकिन फिर भी दे दिया, तो तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? बताऊंगा ही नहीं मैं, तुमको लोन दिए कैसे मालूम पड़ता है? मेंबर को मालूम पड़ता है। ओके, अब यानी ट्रिब्यूनल के पास कौन जाएगा? मेंबर। अभी अगर ऐसा लोन कुछ हुआ है, ठीक है, ऐसा लोन कुछ हुआ है तो किसके पास जाएगा? ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल के पास गए और ट्रिब्यूनल के पास बोला कि भाई यार ये लोन हुआ है, तो ट्रिब्यूनल बुलाता है, ट्रिब्यूनल बुलाएगा ये ऐसा हुआ, फिर ट्रिब्यूनल केस देखेगा क्या ये एक्स लिमिट से पैसा किसके पास गया? मिस्टर बी को। कब गया था? 10 तारीख को, और 16 तारीख को मिस्टर बी से मिस्टर ए में आया, यानी ये पैसा घुमा है। लेकिन 50,000 थे वो दे दिए। हाँ ठीक है, डजंट मैटर ना, फिर वो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। तू अभी एक्सट्रीम केसेस में जा रहे हैं, तू वापस वो तू समझा, तू एक्सट्रीम में जा रहा है। अभी एक्सट्रीम में जाएगा तो फिर तो अपन अभी इधर ही कोर्ट बना देंगे। तुमको वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अभी यहाँ पर, समझे? ये केस पर अपना केस क्या है? कोर्ट क्या बोल रहा है? कॉसी लोन चलेगा। हाँ, मतलब ये घुमाया है कि नहीं घुमाया ये अपन बाद में केस में देखेंगे, जो केस होगा, पर कॉसी लोन चलेगा। और कॉसी लोन चलेगा मतलब क्या? जेन्युइन टर्म्स क्या है? यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन काफी पहले लिया होगा, और मिस्टर बी ने एक्स लिमिटेड से जब लोन लिया, तो मेरे को बताओ एक्स लिमिटेड क्या पागल है क्या? लोन मिस्टर बी को ऐसे ही दे देगी? मेरे को बताओ, जब एक्स लिमिटेड मेरा क्वेश्चन है, मिस्टर बी क्या प्रोहिबिट में है? नहीं, मिस्टर बी प्रोहिबिट में नहीं है। लेकिन क्या एक्स लिमिटेड मतलब मिस्टर बी को लोन दे सकती है? जब मिस्टर बी को लोन दे सकती है तो मेरा क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा? 186। प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना, पागल थोड़ा ना एक्स लिमिटेड। तो प्रोसीजर जब फॉलो करेगा तो मिस्टर बी को देखेगा, तो आइडेंटिफाई करेंगे ना मिस्टर बी है कौन। तो वो जब दिया जाएगा, ये सब फॉर्मल प्रोसीजर। तो कॉसी लोन को इसको निकालते हैं, ये लोग बोलते हैं कॉसी लोन को कवर मत करो। यानी अपना मेन डिस्कशन क्या है? इनडायरेक्ट में क्या आएगा, समझा? लोन शुड नॉट बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में दे कवर ओनली एजेंट्स। लेकिन याद रखना, मतलब इसका मतलब एचयूएफ आएगा क्या? नहीं, एचयूएफ नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब 186 फॉलो किया जाएगा क्या? हाँ, याद रखना 186। अरे 186 में हाँ बोलेंगे तो लोन दिया जाएगा, ना होगा तो नहीं होगा। मैं आपको बस इतना हिंट दे सकता हूं, आपको इतना अभी के लिए बता सकता हूं, बिफोर अगले लेक्चर के पहले। 186 में ये बोला है, अगर लोन 1 रुपया भी देना है, बोर्ड यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। 1 रुपया भी लोन देना है, 1 रुपया भी एमडी को लोन देना है। देखो ये पावर डेलीगेट किया था, लोन किसको दे सकता है वो कौन डिसाइड? याद है 179(3) लोन कौन डिसाइड करेगा? एमडी, किसको देना है। लेकिन देते वक्त 186 फॉलो करना पड़ेगा। और 186 में अगर 1 रुपया भी लोन देना है, 1 रुपया भी बोल रहा हूं मैं, 1 रुपया भी कंपनी का पैसा है, 1 रुपया भी लोन देना है तुम्हें, क्या फॉलो करना पड़ेगा? 186। और 186 बोलता है बोर्ड रेजोल्यूशन यूनानिमस। तो आप इमेजिन करो, ये जो अपन एचयूएफ बात कर रहे हैं, 185 प्रोहिबिट नहीं करता, लेकिन 186 में कंट्रोल मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसे आंधा धुंधी होगा। मेरे ख्याल से क्लियर, पक्का?
ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो अपन इनडायरेक्ट में क्या एज्यूम करेंगे? खाली एजेंट वाला। ठीक है, अभी ये इनडायरेक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन चल रहा है सब। मेरा मैंने आपको ये समझाना, अभी क्या हो रहा है, अभी ये तो सब सेक्शन खत्म है, सेक्शन इज ओवर नाउ। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट कैन कम इन इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अभी इनडायरेक्ट के केस स्टडीज है। ठीक है, नाउ मेरा क्वेश्चन है, एमडी को लोन दे सकते हैं? एमडी को लोन दे सकते हैं, ठीक है। अब समझो शुरू, मिस्टर ए इज देयर, मिसेस ए इज देयर, मिस्टर ए इज एमडी ऑफ कंपनी विच लिमिटेड? एक्स लिमिटेड। मिसेस ए इज एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड। कुछ समझ में आया? मिसेस ए इज, पक्का समझा? ओके, एक्स लिमिटेड हैज गिव लोन टू मिसेस ए, ठीक है, और वो भी 10,000 का। ठीक है, अब यहां पर मेरे को बताओ 185 अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? यानी ये प्रोहिबिशन है कि नहीं है? क्योंकि रिलेटिव ऑफ एमडी, मतलब एमडी छोड़ दो, एमडी को लोन देने में मेरे को दिक्कत नहीं था क्योंकि 185 3 छोड़ रहा था मुझे। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर छोड़ा है क्या? कवर नहीं, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर कवर नहीं है क्या? मेरा क्वेश्चन है, कैन आई गिव लोन टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर? क्या मजाक कर रहे हो यार, मार डालोगे। मेरा क्वेश्चन है, कैन आई गिव लोन टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर? नहीं। किधर से आया? 185 1 में। पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इधर जो मिसेस ए है वो स्टाफ है, एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड है, समझा? तो इस केस में क्या होगा? ये क्या प्रोहिबिटिव होगा कि नहीं होगा? क्यों एग्जाम्प्ट होगा? तो फिर तो मैं अपनी वाइफ को भी एम्प्लॉय बना दूं और लोन धपाधप दे दूं रिलेटिव को। हाँ तो करो, ऐसा थोड़ा ना होगा। इसीलिए इसमें एमआर इलेक्ट्रॉनिक का केस हुआ है। एमआर इलेक्ट्रॉनिक का केस याद रखना, ये फैक्ट ऑफ द केस से देखा जाएगा। आप कर दो ऐसा मत बोलो, फैक्ट ऑफ द केस से। फैक्ट ऑफ केस मतलब क्या? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वो एम्प्लॉय है? आंसर इज यस। उसके बाद जो उसको अमाउंट दिया गया है, क्या वो सारे एम्प्लॉय को दिया जाता है? आंसर इज यस। ओके, उसको अमाउंट दिया है वो नॉमिनल है या एकदम मार्जिनल है? नॉमिनल है, आंसर इज यस। ओके, ये सब देने के बाद अगर इनके सबके आंसर यस आए तो गाली देंगे, शेयर होल्डर पागल, 10,000 जो एम्प्लॉय को दे रहे वही दिया है, तो क्यों रो रहे हैं? लेकिन अगर यहाँ पर 10 CR का लोन दिया जाता जो एम्प्लॉय है, लेकिन सर एनीवेज ये 186 से ही जाएगा और वहां पे नहीं 186 से प्रोसीजर नहीं, 186 में नहीं आएगा क्योंकि एम्प्लॉय का लोन 186 कवर नहीं करता। अरे फिर तो 186 में मर जाएगा। एम्प्लॉय को लोन दो, अरे एमडी तो देगा ना एम्प्लॉय। अभी एग्जांपल मेरे को बता, अगर भाई इधर प्रमोद आया और बोला भाई मेरे को 50,000 का लोन चाहिए सर, तो क्या मैं बोर्ड को बोलूंगा? बोर्ड बोलेगी यार एम्प्लॉय, अरे मैं अगर इसमें बोलूंगा उसको, मेरे को बोर्ड हाँ बोलेगी तो दूंगा तेरे को। हाँ, अरे प्रमोद बोलेगा अरे तुम्हारे पास मैं काम करो, टाटा बाय बाय, कंपनी कैसे चलेगी? तो 186 में एम्प्लॉय आर एग्जाम्प्ट फॉर प्रोसीजर। यानी अगर कंपनी एम्प्लॉय को लोन देती है, यानी एमडी एम्प्लॉय को लोन देता है, ना बोर्ड से पूछने की जरूरत है ना प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन वो लोन का कंसेप्ट है, ये क्लियर है, वो एग्जाम्प्ट किया हुआ है, तो इसीलिए 186 इसमें आता ही नहीं है एम्प्लॉय में। ये भी मैं आपको एडवांस में बता दिया, ये मैं आगे बताने वाला था, लेकिन अभी क्लियर है वो तुमको कि 186, इसलिए 186 अट्रैक्ट नहीं होता इसमें। तो पर प्रॉब्लम क्या था? शेयर होल्डर बोल रहे थे अरे यार मिसेस ए तो यार एक ही वाइफ है, डायरेक्टरी वाइफ है, लोन नहीं दे सकते, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। लेकिन क्या हुआ केस स्टडी? केस टू केस होगा। अगर इसमें 10 करोड़ का लोन दिया जाता तो नहीं होता था, क्योंकि मार्जिनल अमाउंट नहीं है, सॉरी नॉमिनल अमाउंट नहीं है, मार्जिनल अमाउंट है। नॉमिनल अमाउंट रहते तो छोड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को बताओ 10 करोड़ कोई दूसरा एम्प्लॉय आता है उसको देते थे अपन? नहीं, ये पॉइंट है। 10,000 देंगे दूसरों को भी? यस, तो फिर इसको कवर मत करो। आई डू थिंक समझ में आ गया मेरे? क्लोज करें इसको एवरीबडी। ठीक है, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, हमारा डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर ही लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर यूजुअली आपको मालूम है कंपनी घर अलॉट करती है मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो एक रेंटल फ्लैट लिया, रेंटल फ्लैट में डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड दिया, लैंडलॉर्ड जो होता है ना लैंडलॉर्ड, उसको डिपॉजिट दिया अपन ने। क्या दिया? डिपॉजिट। ओके, विल दिस बी डीम्ड ए लोन टू एमडी? और 185(3) में डालना मत, मैं बता दूं क्यों। 185(3) में मैंने आपको बोला हर एम्प्लॉय के साथ होगा और एसआर पास होगा, हर एम्प्लॉय को अपन फ्लैट नहीं देते, तो 185(3) में नहीं आएगा, 185(3) में नहीं आएगा। तो 185(3) में कब आएगा? एमडी को अगर लोन दिया है और वो लोन आप सारे एम्प्लॉय को देते हो, प्लीज आप इस पे ध्यान रखो, सारे एम्प्लॉय को देते हो तो ही 185(3) छोड़ता है एमडी को। अब क्वेश्चन है, रेंटल फ्लैट तो सबको नहीं देते ना अपन,
तो एमडी को ज़्यादा मतलब एमडी प्रीशियस स्टेज है, तो एमडी को हमने ओके मैंने क्या किया, जिधर फ्लैट था फ्लैट के लैंडलॉर्ड को मैंने डिपॉजिट दिया, मालूम है ना डिपॉजिट। ओके और उसके पहले मैं बोल दूं केस स्टडी है कि लोन और डिपॉजिट दोनों कॉन्सेप्ट कवर्ड है, बिकॉज उसमें डेटा क्रेडिटर का रिलेशनशिप तैयार होता है। तो अगर लोन की जगह अगर आपने डिपॉजिट भी दिया है वो इनडायरेक्ट लोन माना जाएगा। लोन की जगह क्या दिया आपने, डिपॉजिट, लोन की जगह क्या दिया मालिक, डिपॉजिट, तो क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट लोन, इनडायरेक्ट लोन माना जाएगा, वो इनडायरेक्ट लोन माना जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है, फ्रीज करें। ओके तो अगर ये इनडायरेक्ट लोन माना जाता है, अगर ये इनडायरेक्ट लोन माना जाता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट दिया है, किसको डिपॉजिट दिया है, लैंडलॉर्ड, और उसका फ्लैट कौन यूज कर रहा है, एमडी, क्या ये इनडायरेक्ट लोन एमडी को माना जाएगा, आंसर इज नो। केस स्टडी क्लियर आया कि इसमें, अरे पागल आदमी है क्या, जो कि ये नॉर्मल प्रथा है ना, मेरे को बताओ पूरे दुनिया की प्रथा क्या है, अगर आपको फ्लैट रेंट पे चाहिए तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, तो ये अलग से तो नहीं दिया ना तुमने, तो मतलब दिमाग खराब है क्या, जज तो बोला डोंकी मंकी गेट आउट, क्या तुम केस लेके आए हो, अरे यार लैंडलॉर्ड को सब लोग पैसे देते हैं और उसको तुम ये डीम कर रहे हो कि नहीं नहीं एमडी को लोन दिया करके, ये एमडी को लोन नहीं है, नॉर्मल है, तो ये आउटसाइड द बॉक्स है, क्लियर, ठीक है। एक जगह थी कंपनी के पास, एक जगह थी, प्लेस जगह थी, वो जगह कंपनी ने डायरेक्टर को भेज दी। क्या परचेज एंड सेल्स चल सकता है, यस 188 में पढ़ेंगे अपन, 188 में तीसरे सेशन में पढ़ेंगे कि 188 बोलता है ठीक है परचेज एंड सेल्स विद डायरेक्टर चलेगा। सी लोन टू डायरेक्टर रिजेक्टेड है, मैंने कहां पर बोला ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर रिजेक्टेड है, कैन आई डू ए ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर ऑफ परचेज एंड सेल, यस। तो डायरेक्टर के साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया, जहां पर मैंने डायरेक्टर को एक जगह भेज दी और उसके साथ ऐसा ट्रांजैक्शन किया कि एक काम करना, ओके एक साथ में तू 1 करोड़ रुपए मत दे, अभी 50 लाख दे, अगले 3 महीने बाद 10 लाख दे, और उसके 3 महीने बाद 40 लाख दे, ओके चलेगा, क्योंकि डायरेक्टर को पैसे लीनियंट रहे अपन डायरेक्टर को पैसे लेने के लिए। ओके क्या ये लोन माना जाएगा, आंसर इज नो। बोले ये नॉर्मल चीज है, ये हमेशा, ये डायरेक्टर के साथ नहीं, ये नॉर्मल जब बेचते हैं तब है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, परचेस करते हो, और इसमें अगर आपने एक फ्लैट सेल किया और उसमें डायरेक्टर का पैसा आधा अधूरा आया है, तो आप आधा अधूरा आया मतलब पूरा आया, आने वाला है, मतलब आपने क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट पे दिया है, तो आपको कोई इशू नहीं है। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर ये क्या 185 को कवर नहीं करना है, इनडायरेक्ट लोन में नहीं जाएगा। और डॉक्टर मेहता केस करके, डॉक्टर मेहता का केस है ये, डॉक्टर मेहता, तो 2 नाम तो याद ही रखना, एक है एमआर इलेक्ट्रॉनिक्स और डॉक्टर मेहता, एड्री फेडर मेहता, कुछ तो ऐसा नाम है, वो बहुत बड़ा नाम है, पर डॉक्टर मेहता का केस है ये 2 केस मेन केस है। ओके मैं गुड्स बेच रहा हूं एक 10 करोड़ के डायरेक्टर को, क्या मैं गुड्स बेच सकता हूं, आर्मलैंड ट्रांजैक्शन, कौन बोला आर्मलैंड ट्रांजैक्शन, बिना आर्मलैंड के भी बेच सकता हूं ना, 188 क्यों आएगा, क्या मजाक करते हो, जब आर्म लेंथ नहीं होगा तो 188 आएगा, आर्म लेंथ रहा तो 188 की जरूरत भी नहीं है मुझे, जो सबको बेच रहा हूं उसी भाव पे बेच रहा हूं, तो 188 पूछो भी मत। 188 कब डिस्कशन में आता है, जब आर्म लेंथ पे नहीं है, आर्म लेंथ पे है तो 188 है ही नहीं, मतलब फिर क्या है, दुनिया को जो बेच रहा हूं वही तुमको बेच रहा हो तो क्या दिक्कत है। ओके जब वो तुमको सस्ते में मिल रहा है तब तुमको प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आया। तो अब मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्टर को मैंने गुड्स बेचे 10 करोड़ के, ओके क्रेडिट पे दिए, क्या ये लोन माना जाएगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, आंसर इज नो। नॉर्मल है ना यार, क्रेडिट पे गुड्स देना, हाँ अगर आप किसी को भी क्रेडिट पे गुड्स नहीं देते हो और सिर्फ डायरेक्टर को आपने दिया है तो गलत है, लेकिन आप सबको 3 महीने का क्रेडिट देते हो, डायरेक्टर को 3 महीने का क्रेडिट दिया कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन सबको 3 महीने का देते हो, डायरेक्टर को 2 साल का दिया है, तो फिर मतलब वो वापस कैसा होगा, केस टू केस। आई डू थिंक समझ में आया, क्लोज करें इसको, बस ये सारे केस स्टडी जो मैंने आपको समझा दी, ये सारे केस स्टडीज इसके हैं, तो ये सारे केस स्टडीज इसमें कवर हो जाने चाहिए। ओके आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ बचा हुआ है पॉइंट। ओके अगर आपने ये सेक्शन को फॉलो नहीं किया, ओके कंपनी और जो डायरेक्टर है यहाँ पर आपको 5 लाख मिनिमम 5 लाख की सजा है, जो 25 लाख तक जा सकती है, 5 lakhs to 25 lakhs, 5 lakhs to 25 lakhs। ओके और यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है जो 6 months के लिए हो सकता है, ठीक है, लेकिन किसको हो सकता है, जो डिफॉल्टिंग पर्सन है, जिसने ये लोन बिना दे दिया, मतलब जो लोन दे रहा है, अप्रूविंग अथॉरिटी है ना, वो लोन जो दे रहा होगा वो डिफॉल्टिंग पर्सन माना जाएगा। तो 5 lakhs to 25 lakhs, ओके पेनल्टी मतलब तोड़ है, मिनिमम 5 lakhs की है और 25 लाख की है, ये पॉइंट पे ध्यान रखना मालिक, एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। ओके नहीं इम्प्रिजनमेंट एक आध पॉइंट रहेगा प्लस माइनस, मैंने लिखा नहीं, हो गया होगा, अपन नोट्स देखेंगे ना जब तब कर लेंगे उसमें कुछ प्लस। क्या वो क्रेडिट पे अगर अपन एमडी को देते हैं, क्रेडिट पे गुड्स देते हैं एमडी को, तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं कुछ, 180 का है, 180। अगर आपको याद आ रहा है क्रेडिट पे गुड्स देते हैं तो 180 का पॉइंट था, देखो थोड़ा सा ये रहेगा, बहुत सारे पॉइंट्स है आई नो, पर ये 180 का रेस्ट्रिक्शन पिक्चर में आएगा। डेब्ट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर 180 में लास्ट रेस्ट्रिक्शन याद आया,
ओके, डायरेक्टर को कितने महीने के लिए गुड्स क्रेडिट पे दिए थे अपन ने? 3 महीने। 3 महीने सबको देते, पूछने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टर 3 महीने के बाद आता है, बोलता है मेरे को 1 महीना और चाहिए, तो डायरेक्टली नहीं होगा, क्या पास करना पड़ेगा? SR 180 के हिसाब से। आई डू थिंक समझ में आया? 180 का याद आएगा? ओ शिट, क्या मार्क, ये ट्रैक रखना पड़ेगा। आई कैन डू इवन लास्ट डे भी ये सेक्शन के लिंक हो सकते हैं मेरे, क्योंकि जब इंक्वायरी होगी, कुछ होगा, वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप के कारण होते हैं इसमें, समझा? मैशअप मत करना इसको, थोड़ा सा देखो। आई नो मतलब कंटेंट ज़्यादा है, सारा चीज़ है, बट देर इज़ नो टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब ये पॉइंट नहीं कर सकते, तो आपको ये मैनेज करना ही पड़ेगा। पर ये है कि भाई आपको कहीं पर भी दिक्कत आई तो लिंक करना मेरा काम है, टेंशन मत लो। आपने कुछ पॉइंट बोला तो मैं बता दूंगा किधर क्या है। ओके, उतना तो तोड़ अपन हो चुके भाई, उसे कंटेंट में निकल जाएगा। 180 का रेस्ट्रिक्शन इस पर आता है, मेरे ख्याल से क्लियर है। 164 167 ये दोनों में आपने सिर्फ 2 सेक्शन याद रखने हैं, 188 और 184 याद करो। 164 167 164 किसके लिए था? डिस्क्वालिफिकेशन। 167 किसके लिए है? वेकेशन। अगर आपको याद है डिस्क्वालिफिकेशन में 188 था, याद आया? 164 में 188 था और वेकेशन में 184 था। हाँ 184 मतलब 1 2 मतलब ये वो अलग अलग से पॉइंट है, पर लेकिन है इसमें पॉइंट, समझ में आया? तो अपन तब देखेंगे जब देंगे। अब समझो, ध्यान रखना कितना जरूरी है इस पर, ठीक है? नेवरदलेस ये पक्का क्लियर है, इधर तक क्लियर? लास्ट आंसर, इसका लास्ट आंसर क्या है? ये कौन से कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है? तो ये कहां से आया नॉट एप्लीकेबल? 185 मेरे झंपे 185 नॉट एप्लीकेबल कहां से आया? 185 पूरा नॉट एप्लीकेबल कहां से आया? 185 नहीं आया, रूल से आया। तो रूल्स ने 2 रूल्स दिए। 2 रूल्स कौन से है? पहला जो रूल डिफाइन करता है उसको तो एग्जाम दे दिया, यानी ये कौन सी कंपनी को एग्जाम होगा? गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, लेकिन याद रखना यहां पर आपको नेसेसरी अप्रूवल्स लगेंगे, नेसेसरी अप्रूवल्स लगेंगे। सर किससे अप्रूवल लगेगा? मिनिस्ट्री से आपको नेसेसरी अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। जिस भी वो कंपनी किस मिनिस्ट्री के पास एफिलिएटेड होगी उसके हिसाब से अप्रूवल्स लगेंगे आपको। बिना अप्रूवल के ये एग्जाम नहीं होगा। यानी कहने गवर्नमेंट कंपनी गिव लोन टू डायरेक्टर, कहने गवर्नमेंट कंपनी गिव ए लोन टू डायरेक्टर, आंसर इज यस, बट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री, वो जिसके पास भी एफिलिएटेड होगी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री होगा तो टेलीकॉम होगा, ये होगा तो ये होगा। जो भी मिनिस्ट्री जिनके साथ वो रजिस्टर्ड होंगे ना, वो हाँ बोलेंगे। जैसे अपना आरओसी है, वैसे वो मिनिस्ट्री जो होगा वो हाँ बोलेगा तो ओके होगा। अप्रूवल देते वक्त नहीं, उसके पहले ही मतलब पहले अप्रूवल होना चाहिए, फिर बाद में आ गया हाँ होगा। बिना मतलब ऐसे दे दिया उसके बाद अप्रूवल लेंगे, ऐसा नहीं होगा ये वाला। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सेक्शन पूरा एप्लीकेबल नहीं है, पूरा ऑल टाइप्स। ये 185 पूरा ही निकाल दो इसमें से, पर गवर्नमेंट कंपनी ओनली गवर्नमेंट कंपनी। और दूसरा ओके, ये लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी गिव ए लोन टू डायरेक्टर, कहने प्राइवेट कंपनी गिव ए लोन टू डायरेक्टर, आंसर इज यस, लेकिन कंडीशन दी है, 3 कंडीशन दी है। नहीं ऊपर का नहीं, वो लोन लेने वाला था। गड़बड़ मत करो, कंफ्यूजन मत करो, इधर जो प्राइवेट कंपनी है वो लोन लेने वाली है, हम लोग लोन देने के लिए बात कर रहे हैं। इवन प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गिव लोन टू डायरेक्टर, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। ये तो लोन लेने वाला था, ये लोन देने वाला थोड़ा ना था। लोन देने वाला कोई उसकी कंपनी, दूसरी कंपनी थी, समझ में आया? तो यहां पर प्राइवेट कंपनी लोन दे सकती है, किसको? डायरेक्टर को और सबको। कंडीशन क्या है? कंडीशन 3 है। सबसे पहला ओके, ये कंपनी भी लोन पे नहीं होना चाहिए, यानी यहां पर इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट इज डन बाय बॉडी कॉर्पोरेट, यानी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट का पैसा नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनी का पैसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी का पैसा नहीं है, पब्लिक कंपनी का पैसा नहीं है, फॉरेन कंपनी का नहीं है, कॉर्पोरेशन का पैसा नहीं है। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी जो लोन दे रही है वो। हम लोग लोन देने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लोन देने की। लोन लेने के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, लोन मांग जिंदगी जी लो। क्या बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है तो क्या फर्क पड़ रहा है? बैंकिंग कंपनी का किधर, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर? लोन देने की बात चल रही है, लोन लेने के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। लोन लेने के लिए किधर है? नहीं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी ने किसी बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट में आ गया ना। ये क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में? प्राइवेट कंपनी किसी बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है तो बोरोइंग्स में ध्यान रखिएगा ना, वो 180 ध्यान रखिएगा ना। अगर आप लोन ले रहे हो तो ये सेक्शन में दिमाग फोड़ी करो ही मत। 185 लोन देने का सेक्शन है और लोन लेने का सेक्शन है। बॉडी कॉर्पोरेट है, इन्वेस्टेड है, लोन नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डर्स। इन्वेस्ट बॉडी कॉर्पोरेट इज इन्वेस्टेड मतलब क्या है? नो इन्वेस्टमेंट इज डन बाय बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या है? इन्वेस्टर
तो यार इन्वेस्टर मतलब शेयर ही हुआ ना भाई। मेरे को लगा डिबेंचर वगैरह रहेगा तो फिर बाद में मतलब नहीं, इन्वेस्टमेंट शेयर्स किसके नहीं है मेरे ख्याल से, मालिक क्लियर। ओके, अब तू जो बोल रहा है वो है इनकी बोरोइंग्स किसकी बोरोइंग्स? प्राइवेट कंपनी जो लोन देना चाहती है, उनकी बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट। बोरोइंग्स इज लेस देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़। यानी इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल और बोरोइंग का रेशियो है वो 2:1 और 50 करोड़ का अमाउंट, 50 करोड़ का अमाउंट विच एवर इज लेस। ओके, यानी अगर 2:1 में अगर 100 करोड़ आ रहा होगा तो 50 करोड़, और 2:1 में अगर 30 करोड़ आ रहा होगा तो 30 करोड़। समझ में आया? इतना ही उन्होंने लोन लिया है, लोन बहुत ज्यादा नहीं लिया हुआ है। पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बॉडी कॉर्पोरेट का नहीं है, इंडिविजुअल का है। दूसरा, उन्होंने लोन ज्यादा नहीं लिया है, और तीसरा, उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है रीपेमेंट लोन के, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। मेरे ख्याल से क्लियर, पक्का? यानी इन शॉर्ट आप समझोगे तो बहुत छोटी कंपनी यार, जिसका 50 करोड़ भी लोन नहीं है, मतलब अब एकदम छोटी कंपनी जिसमें कोई बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, वो अपने डायरेक्टर के रिलेटिव को भी लोन दे सकती है, वो अपने एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें अपना डायरेक्टर पार्टनर है उसको भी लोन दे सकती है। पूरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? ये पॉइंट है मेरे ख्याल से सबको झेपा है मैं क्या बड़बड़ किया। ये एग्जम्पशन क्या है? पूरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो किसको, कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है? एक गवर्नमेंट कंपनी जो अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री लेके गई है, और दूसरा प्राइवेट कंपनी जिसमें 3 कंडीशन चाहिए। पहला, इन्वेस्टमेंट बॉडी कॉर्पोरेट का नहीं चाहिए, दूसरा पेड अप शेयर कैपिटल और बोरोइंग इसका 2:1 रेशियो चाहिए, और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, और तीसरा, इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया रीपेमेंट में। दैट्स इट। यहां पर 185 खत्म हो जाता। डन मालिक? I do think we सारा का सारा I ensured के all things are covered, all examples are covered, including case studies। 2 केस स्टडी के नाम क्या याद रखोगे? MR इलेक्ट्रॉनिक्स और डॉक्टर मेहता, ये सेक्शन को कवर करने के लिए। और ये सब केस स्टडी क्यों पढ़ी आपने? ये सारे केस स्टडी क्यों पढ़ी? मैं वापस बोल रहा हूँ, ये केस स्टडी इनडायरेक्ट लोन्स के लिए। देखो बाकी तो और कुछ था ही नहीं ना, सेक्शन का प्रोहिबिशन और ये पढ़ना था, लेकिन इनडायरेक्ट लोन हो सकता है, तो इनडायरेक्ट लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डिस्कशन करने के लिए अपन ने केस स्टडीज पढ़ा है। ठीक है, तो 185 को एंड करते हैं। एनी डाउट विद 185 मालिक? पक्का क्लोज करें मालिक? हाँ, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर एंड्री फेडरर मेहता कुछ तो नाम है, दिया हुआ है वो उसमें नोट्स में मैंने दिया है, दोनों लिखे हुए हैं। डॉक्टर फ्रेडी कुछ तो मेहता है, हाँ बहुत, उसका नाम एकदम खतरनाक है, तो मैं डॉक्टर मेहता ही बोलता हूँ। डन मालिक?